हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में पढ़ाऊंगा। मैं आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ एंजाइना एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, प्रिंस मेटल एंजाइना। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से क्लिनिकल हिस्ट्री, ईसीजी और बायोमार्कर्स के रिपोर्ट के बेसिस पे आप अपने केसेस में, जो कि आप अपने आने वाले टाइम में हॉस्पिटल्स में देखेंगे, या आपका जो नॉर्सेट एग्जाम है जहाँ पे आपको टाइम कम मिलता है, जहाँ पे आपको 1 सवा मिनट पर क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पर किस तरीके से फास्ट एनालिसिस करके आप अलग-अलग वैराइटीज़ ऑफ एंजाइना को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एंजाइना का मतलब होता है चोकिंग सेंसेशन। पेक्टोरिस तो समझते हैं, पेक्टोरल मसल्स की बात कर रहा है, चेस्ट वॉल की बात कर रहा है। वो जो चेस्ट पेन पेशेंट को डेवलप हो रहा है, इसको बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस, क्योंकि लैटिन टर्मिनोलॉजी है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, एंजाइना का बेसिक मतलब है देयर इज़ चोकिंग इन द पेक्टोरिस, मतलब चेस्ट वॉल। और ये टॉपिक आपको ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इंडिया में ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, उसको आपने इन्फेक्शन या मालन्यूट्रिशन या एक्सीडेंट या कैंसर मैलिग्नेंसी आंसर नहीं करना है। द नंबर वन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया इज हार्ट डिजीज गाइस। सरप्राइजिंगली दो हम वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, अमेरिकन लोगों के कंपैरिजन में कम फैट खाते हैं, कम चीज़ खाते हैं, और हम लोगों का मोस्टली जो डाइट भी है वो वेजिटेरियन डाइट है मोस्ट इंडियंस का। जबकि अमेरिकन्स तो बहुत सारा रेड मीट खाते हैं, बहुत सारा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, और उनका लाइफस्टाइल भी वहाँ पे मोटापा ज़्यादा है, ओबेसिटी ज़्यादा है। फिर भी आप देखोगे कि हार्ट डिजीज़ जितना अमेरिका में है, उतना ही इंडिया में भी है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया एंड अमेरिका, दो 2021 में हमारे देश में जो नंबर वन कॉज ऑफ डेथ था वो कोविड-19 था। आप जानते हैं कोविड-19 में जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ था वो एआरडीएस था, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एआरडीएस को मैंने अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले वीडियो में कवर किया हुआ है। तो फिलहाल आई वुड लाइक टू एम्फसाइज द फैक्ट कि जो नंबर वन कॉज ऑफ डेथ था 2021 में, वो तो एआरडीएस निमोनिया की वजह से था, कोविड-19 की वजह से। लेकिन 2022 ऑनवर्ड्स फिर से वापस कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, मतलब ब्लॉकेजेस इन द कॉर्नरी आर्टरी इज द नंबर वन कॉज ऑफ डेथ। अब हमारे पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या होगी डेथ से पहले? तो प्रेजेंटेशन होगी चेस्ट पेन। वो चेस्ट पेन रेस्ट पे भी हो सकती है या एक्सरसाइज पे भी हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को एक्सरसाइज करने पे, तेज चलने पे, सीढ़ियाँ चलने पे, या मान लीजिए वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, और उस टाइम पे उसके हाथ में एक बैग भी है या बैकपैक लगा रखा है उसने, तो वजन लेके चल रहा है, उस टाइम पे उसको चेस्ट में हैवीनेस हो रही है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। तो धीरे-धीरे पेन कम हो जाता है, फिर 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ता है, फिर से चेस्ट पेन हो जाता है। तो इस टाइप का डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे कुछ एक्टिविटी करने पे उसे चेस्ट पेन होगा, पेशेंट रुक जाएगा, रेस्ट करेगा, उसके बाद फिर से चलना शुरू करेगा, तो फिर से पेन वापस आ जाएगा और रेस्ट करने पे फिर से गायब हो जाएगा। दैट इज़ क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। तो अल्टीमेटली हमारा जो पेशेंट है उसको चेस्ट पेन क्यों हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, आफ्टर ऑल हार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत मतलब यही है कि जो सप्लाई है वो नॉर्मल रहनी चाहिए। बहुत सारे जो केसेस हमारे पास आते हैं, उनमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, उनमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। उस ब्लॉकेजेस की वजह से सप्लाई रिलेटिवली लेस हो जाती है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा भी कितना परसेंट ब्लॉकेज होगा कि पेशेंट को चेस्ट पेन डेवलप होता है। मतलब ये खुद में ही क्वेश्चन है कि कितना परसेंट ब्लॉकेज हार्ट की कॉर्नरी आर्टरी में प्रेजेंट हो। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, राइट कॉर्नरी आर्टरी, जो अपन एनाटॉमी में पढ़ते हैं, उस आर्टरी में कितना प्रतिशत ब्लॉकेज हो कि चेस्ट पेन के सिम्टम्स आएंगे। लेकिन बेसिक मैसेज है कि अगर किसी भी पेशेंट में एथ्रोस्क्लेरोटिक प्रोसेसेस, एथ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि कॉर्नरी आर्टरी की वॉल में फैट का डिपोजिशन हो रहा है, तो अल्टीमेटली एथ्रोस्क्लेरोटिक का नैरोइंग डेवलप हो रही है, और इसकी वजह से इसको चेस्ट पेन डेवलप हो रहा है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कॉर्नरी आर्टरी में कोई नैरोइंग या ऐसा फैट का डिपोजिशन नहीं है, लेकिन फिर भी चेस्ट पेन हो रहा है। तो ऐसे कौन से केसेस होंगे जहां पर फिर भी चेस्ट पेन हो जाएगा? दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पैज्म ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी, मतलब आर्टरी सिकुड़ जाती है। देखिए, मैंने दो अलग अलग बातें बोली। एक है कि जो मान लीजिए कॉर्नरी आर्टरी एक पाइप है, तो पाइप के अंदर ब्लॉकेज है। दूसरा, मैंने ये नहीं बोला कि पाइप के अंदर फिजिकली कोई ब्लॉकेज है, मैंने बोला पाइप खुद ही सिकुड़ गई। अगर सिकुड़ जाएगी तो ब्लड सप्लाई लेस हो जाएगी, हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलेगा, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से नर्व्स इरिटेट होंगे, तो उसको चेस्ट पेन परसीव होगा। तो स्पैज्म ऑफ द एपिकार्डियल, एपिकार्डियल मैंने इसलिए लिखा कि जितनी भी कॉर्नरीज आर्टरी होती हैं वो हार्ट के बाहर वाले सरफेस पे होती हैं, और एंजियोग्राफी करके हम उनको विजुलाइज कर सकते हैं। तो एंजियोग्राफी में हमें स्पैज्म दिखाई देता है। और ये जो मैंने फाइंडिंग लिखी, स्पैज्म ऑफ एपिकार्डियल कॉर्नरी आर्टरी, ये कहाँ मिलता है? तो इसे प्रिंस मेटल एंजाइना बोलते हैं।
मैं आगे और टेक्निकल डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप ऐसे इमेजिन करिए एक पाइप है, उस पाइप के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, वो तो हो गया एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग जिसको क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी है कि लाइन के अंदर कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन लाइन खुद में ही सिकुड़ गई और सिकुड़ गई तो उसके थ्रू ब्लड सप्लाई लेस हो गया, वो प्रिंज़मेटल एंजाइना की प्रेज़ेंटेशन होती है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बार ऐसा भी होगा कि कॉर्नरी आर्टरी में कोई नैरोइंग भी नहीं है, स्पैज़म भी नहीं है, फिर भी चेस्ट पेन हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो हार्ट की डिमांड ऑफ ऑक्सीजन है वो इंक्रीज़ हो गई। देखिए, प्रॉब्लम तभी होती है ना, या तो सप्लाई कम हो जाए या डिमांड बढ़ जाए। अब डिमांड कैसे बढ़ गई? तो डिमांड बढ़ने का एक सिंपल सा रीज़न हो सकता है ड्रग्स का ओवरडोसेज। लाइक ये यंग इंडिविजुअल इसे चेस्ट पेन हो गया क्योंकि ये पार्टी में गया और पार्टी में जाके इसने ड्रग्स लिए। अब जानते हैं आजकल के जो यंग लड़के हैं उन्हें इस टाइप की चीज़ें करना बड़ा कूल लगता है बड़ी इट्स अ वेरी लाइफ़स्टाइल वेरी वेरी कूल लाइफ़स्टाइल है मेरा। तो ये यंग लड़का है, इसे इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे किसी अननोन अकाउंट से मैसेज आया है कि जी गुड़गाँव में या गोवा में कोई स्पेशल रेव पार्टी हो रही है। तो ये घर से पैसे चोरी करके उस पार्टी में गया और उस पार्टी में इसने ज़िंदगी में पहली बार कोकेन लिया अपने फ्रेंड्स के साथ में। और कोकेन जब इसने स्नॉट किया नाक से, वो क्रेडिट कार्ड से लाइन्स बनाते हैं, फिर उसको स्नॉट करते हैं। तो कोकीन क्या करता है, वो कॉर्नरी आर्टरीज़ को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है। तो उससे होगा क्या कि भई जो हार्ट की, क्योंकि सिम्पैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन हो रही है, तो हार्ट की डिमांड जो है वो सब्सटैंशियली इंक्रीज़ हो जाती है। या एक और आसान बता सकता हूँ रीज़न, क्योंकि मतलब कोकेन इतना कॉमन नहीं होगा एट लीस्ट इन मिडल क्लास और इन लोअर मिडल क्लास में, या आई वुड से जो बहुत रिच लोग हैं वहाँ तो कोकेन का यूज़ होगा, अदरवाइज़ तो आदमी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो एक और इम्पोर्टेंट रीज़न जो इंडियंस के लिए वैलिड है वो है कि अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो आप देखिए जो हमारे पेशेंट्स हैं वो बोलेंगे हम आयुर्वेदिक खा लेंगे, होम्योपैथिक खा लेंगे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। होम्योपैथिक खाइए, आयुर्वेदिक खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रूटीन मेडिसिन तो हाइपरटेंशन की खाइए, क्योंकि अगर हाइपरटेंशन की दवाई कोई नहीं खाएगा तो उससे क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी मतलब हार्ट के अंदर मसल्स ज़्यादा हो जाते हैं, और मसल ज़्यादा हो गए तो उनकी ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। भाई जैसे आप जिम में जाके वर्कआउट करेंगे तो आपके मसल्स का साइज़ बिग हो जाएगा, तो मसल्स का साइज़ बिग हो जाएगा तो इसका मतलब उनकी ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाएगी। वैसे ही हाइपरटेंशन में क्या है, हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब हार्ट ज़्यादा मेहनत करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और आपने अगर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स का एक्स-रे देखा भी हो तो उनका हार्ट का साइज़ बिग होता है, बड़ा दिल होता है। तो बड़ा दिल नॉट इन अ सेंस वैसे वाली बात की बड़ा दिल है तो भई किसी के लिए भला कर रहे हैं। बड़ा दिल से मेरा मतलब है नुकसान की बात है कि अगर बड़ा दिल है तो हार्ट की ऑक्सीजन कंज़म्पशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर दिक्कत होने वाली है, उसे चेस्ट पेन के मैनिफेस्टेशंस होंगे। तो ये जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, आपकी फैमिली में भी आप देखेंगे जब यंग एज पे होंगे 40-50 साल की उम्र पे, आप उनको दवाई खाने के लिए बोलोगे तो आपको हँसेंगे, आपका मज़ाक उड़ाएँगे। ये क्या तुम तो मेडिकल साइड से हो, तुम तो हमेशा दवाइयों की बातें करते रहते हो। लेकिन वही मरीज़ जब 60 या 65 साल का होगा और जब उसको चेस्ट पेन होगा, तब वही बोलेगा कि गलती हो गई। मैंने अगर आपकी बात मान ली होती, तो मेरा ये कार्डियोमेगाली नहीं हुआ होता। हम तो टेक्निकली एज़ अ डॉक्टर या एज़ अ मेडिकल पर्सन हम टेक्निकल वर्ड बोलेंगे कार्डियोमेगाली, तो वो कार्डियोमेगाली नहीं हुई होती हाइपरटेंशन के पेशेंट में, जिसकी वजह से उसे चेस्ट पेन नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि बाद में वो बोलेगा कि गलती हो गई, लेकिन स्टार्टिंग में तो वो मोस्टली हमारा मज़ाक उड़ाते हैं, क्योंकि हम लोगों का साइंस बैकग्राउंड है। तो हम तो साइंस बैकग्राउंड के जितने भी बच्चे-बच्चियाँ होते हैं, तो हम लोगों का काम यही रहता है कि हम किसी को एडवाइस देते रहते हैं कि नहीं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो स्टार्टिंग में हर कोई उसको बहुत कैजुअली लेता है। लेकिन आप जान के सरप्राइज़ होंगे कि 30% इंडिया, मैंने बोला 20% डेथ्स जो होती हैं वो कॉरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ से होती है। और 1/3, हम 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 1/3 पॉपुलेशन हमारी बीमार है। दो वी आर अ ग्रोइंग नेशन, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, लेकिन हाइपरटेंशन की वजह से आने वाले टाइम में हमारे हमारे देश में हार्ट डिज़ीज़ का जो इंसिडेंस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। तो सबसे पहले तो फिर जो सवाल बनेगा वो बनेगा कि कितना परसेंट ब्लॉकेज किसी भी कॉर्नरी आर्टरी में प्रेज़ेंट हो कि पेशेंट को सिम्पटम्स आना शुरू हो जाएँगे। तो आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है कि 70% ब्लॉकेज इन एनी वन कॉर्नरी आर्टरी, वो चाहे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हो, चाहे वो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हो, चाहे वो राइट कॉर्नरी आर्टरी हो, किसी भी आर्टरी में अगर 70% से ज़्यादा फिज़िकल ब्लॉकेज आ जाए, तो हमारे पेशेंट में सिम्पटम्स ऑफ चेस्ट पेन आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं सॉन्डर्स की एक पॉइंट को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग उस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो सॉन्डर्स ने एक और टेक्निकल बात लिखी हुई है जिसको उसने लिखा है सिग्निफिकेंट नैरोइंग। तो 2 अलग-अलग बातें हैं। एक तो हो गया कि कितना प्रतिशत ब्लॉकेज हो
कि पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, सेंट्रल चेस्ट पेन होगा, पेशेंट ऐसे अपना हाथ जो है वो अपनी छाती पे रखेगा या अपना फिस्ट जो है अपना छाती पे रखेगा। ये जो पेशेंट का एक्ट होता है जिसपे वो अपना हाथ जो है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो अगर कोई ऐसे अपनी फिंगर से चेस्ट पेन बता रहा है ना कि जी मुझे यहाँ चेस्ट पेन होता है, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, स्टर्नम के पीछे पेन बता रहे हैं, ऐसे फिंगर से पॉइंट करके, तो मोस्टली रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस का पेन होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहा है, उसे गैस्ट्राइटिस हो रहा है और उसका लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स कर गया, जैसे सिगरेट ज़्यादा पिए, कॉफ़ी ज़्यादा पिए, चाय ज़्यादा पिए, तो लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाता है और जो एसिड है वो स्टमक से ऊपर इसोफेगस में आ सकता है और उसे रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस बोलते हैं। तो रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस में आप देखोगे कि जो पेन होता है उसमें जो मरीज़ है वो आपके ऐसे फिंगर से पॉइंट करके बताएगा। लेकिन जो कॉर्न एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट्स हैं जिनको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, वो ऐसे फिंगर से पॉइंट नहीं करके बताएगा, उसमें हमेशा वो अपना पूरा हाथ या अपनी फिस्ट चेस्ट पे रख के सेंट्रल चेस्ट पेन को डिस्क्राइब करता है और इसको हम टेक्निकली बोलते हैं लेवाइन साइन। ये आपके लिए एज़ अ नर्सिंग ऑफिसर इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बारी होगा वार्ड में पेशेंट अगर इस टाइप से फिंगर पॉइंट करके पेन बता रहा है तो आपको पता है कि पेंटोप्रोजोल जो है आप फिजिशियन से एडवाइस लेके ऑब्वियसली वो इंजेक्शन लगवा देंगे, पेशेंट विल बी बेटर। लेकिन अगर कोई सेंट्रल पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, मान लीजिए वो चाहे आप ऑर्थोपेडिक्स में पोस्टेड है, उसकी ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई, जॉइंट इम्प्लांट सर्जरी हुई, जॉइंट इम्प्लांट सर्जरी के बाद में रिकवरी यूनिट में वहाँ पे पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, सेंट्रल चेस्ट पेन हो रहा है, तो साथ में पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है ना? और आप देख रहे हैं उसको सांस लेने में दिक्कत है, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, दैट मीन्स कि वहाँ पर उसको पॉसिबिलिटी मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया हो सकता है। तो आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम एंजाइनास को, जो 3 प्रकार के एंजाइनास है, उनको मायोकार्डियल इंफार्क्शन से डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैसेज यही है कि लेवाइन साइन का मतलब क्या है? तो लेवाइन साइन का बेसिक मतलब है डिफ्यूज, मतलब पूरी छाती में चेस्ट पेन उसको महसूस हो रहा है। और किताब में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपने देखा होगा यूजुअली लिखा होता है क्रशिंग चेस्ट पेन या स्क्वीजिंग चेस्ट पेन। सो डिफ्यूज सबस्टर्नल चेस्ट पेन इज अ डिस्क्रिप्शन फॉर लेवाइन साइन एंड इज ऑलवेज ऑलवेज अ कॉज ऑफ कंसर्न। ये सिंपली इसलिए हो रहा है कि कॉर्नरी आर्टरी में फैट का डिपोजिशन हो रहा है जिसको हम एथरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। अब मैं रिटरेट करना चाहूँगा कि अगर तो बोलता है कि कितने परसेंट ब्लॉकेज पे सिम्पटम्स आएँगे, तब तो आपका आंसर 70% होगा। लेकिन साथ में सिग्निफिकेंट नैरोइंग की जो डेफिनेशन लिखी हुई है सॉन्डर्स में, उसको भी पढ़ना ज़रूरी है कि कितने परसेंट पे उसको सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज माना जाएगा। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये एंजियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से है कि कहाँ पे आप पेशेंट के रिलेटिव को ये बताओगे, क्लाइंट के रिलेटिव को ये बताओगे कि भाई सिग्निफिकेंट नैरोइंग प्रेजेंट है, तो लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी में अगर 50% से ज़्यादा ब्लॉकेज है तो उसे सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाता है। वो सिग्निफिकेंट इस वजह से कि भाई आने वाले टाइम में उसको चेस्ट पेन डेवलप हो जाएगा। उसके बाद वो बोलता है कि ये जो 50% ब्लॉकेज है, ये जो डेटा है ये लेफ्ट मेन जो बड़ी वाली कॉर्नरी आर्टरी है उसके लिए है, लेकिन उसके आगे ब्रांचेस भी होती हैं। तो ब्रांचेस में सिग्निफिकेंट नैरोइंग का बोलेंगे तो 75% से ज़्यादा। तो ये थोड़ा-सा टेक्निकल पॉइंट याद रखिएगा कि सिग्निफिकेंट नैरोइंग जो है सॉन्डर्स के हिसाब से वो तो डिस्क्रिप्शन है 50% इन द मेन कॉर्नरी आर्टरी एंड 75% इन द ब्रांच। लेकिन ओवरऑल मैंने बोला कि सिम्पटम्स कब आते हैं? जब 70-75% के आसपास में ब्लॉकेज प्रेज़ेंट होती है कि उस टाइम पे क्रिटिकल नैरोइंग हो जाती है। वो क्रिटिकल नर्विंग से जो जो हार्ट को जो जो अपनी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना है, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आपके पास पीछे बैकपैक भी है जिसमें 5 किलो 10 किलो का वजन है, या लेट मी से एक एक इंडिविजुअल है जिनकी उम्र 60 साल है, वो रिटायर्ड है, बैंक से रिटायर हुए थे और वो जब भी मार्केट से सब्जी लेकर आते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ के मतलब मान लीजिए वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और आज लिफ्ट काम नहीं कर रही है, तो वो हमेशा बैग मतलब 2-3 फ्लोर 5 किलो 10 किलो की जो सब्जी है उसे उठाकर वो चल पाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैं 10 सीढ़ी चढ़ता हूँ और मेरी छाती में हैवीनेस महसूस होती है या पेन महसूस होता है, तो मैं रुक जाता हूँ। मैं 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के लिए आराम करता हूँ। वो आराम करने पे वो छाती में जो हैवीनेस है वो धीरे-धीरे चली जाती है और उसके बाद मैं फिर से 10 कदम चलता हूँ और उसके बाद फिर से 10 स्टेप्स चढ़ने के बाद फिर से चेस्ट पेन हो जाता है। तो पहले वो कहता है कि मैं अपने घर की जो स्टेयर्स थी वो ऊपर-नीचे तेज़-तेज़ ऊपर-नीचे जा जैसे हम लोग वी कैन गो अप द स्टेयर्स, डाउन द स्टेयर। वो कहता है कि जी अर्लियर आई कुड डू ऑल द एक्टिविटीज़ इन माय हाउस विदाउट इवन थिंकिंग। लेकिन अभी कहता है कि मुझे अगर कुछ भी वज़न उठा के चलना होता है, तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं क्या इसको कर पाऊँगा? और वो जानना चाहता है आपसे कि क्या मुझे फ्यूचर में, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आजकल सभी इंटरनेट से मेडिकली अवेयर होते हैं, तो वो बोल रहा है कि कहीं मुझे फ्यूचर में हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स को आपने आइडेंटिफ़ाई करना है, किस तरीके से आप आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि किसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो एमआई के लिए मैंने अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है जिसमें पूरे थ्योरेपेटिक्स डिस्कस किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि क्या-क्या इंटरवेंशंस यूज़ करी जाती हैं।
फिलहाल के लिए जो मैसेज है इस पर्टिकुलर स्लाइड का वो मैं समराइज कर देता हूँ। इस टाइम पे मैसेज है एंजाइना पेक्टोरिस एक लैटिन टर्म है। एंजाइना का मतलब है चोकिंग इन द चेस्ट, पेक्टोरिस तो समझते हैं चेस्ट। वो चोकिंग क्यों हो रही है तो उसका रीज़न है दो, या तो सप्लाई की कमी हो गई या फिर जो हार्ट का डिमांड है वो इंक्रीज हो गया। वो ड्रग्स की वजह से डिमांड इंक्रीज हो सकती है, वो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन या नॉन कंप्लायंट पेशेंट। मोस्टली हमारे देश में तो यही होता है कि नॉन कंप्लायंट पेशेंट्स होते हैं। नॉन कंप्लायंट मतलब उनको हाइपरटेंशन की दवाई लिखी गई होती है लेकिन वो खा नहीं रहे होते हैं, तो इससे हार्ट की कार्डियक मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है और 70% ब्लॉकेज पे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। और इस टाइम पे आपके माइंड में होगा कि सर आफ्टर ऑल ये सब हो क्यों रहा है। तो इस सब कुछ को होने का जो रीज़न है वो है ये वन सिंगल इंग्लिश वर्ड एथ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रो तो समझते हैं कि भाई कॉर्नरी आर्टरीज या हार्ट की या बॉडी की किसी भी ब्लड वेसल में फैट का डिपोजिशन हो रहा है, लेकिन फैट के डिपोजिशन के साथ साथ में एक और चीज़ हो रही है फाइब्रोसिस। क्योंकि स्क्लेरोसिस का मतलब फैट डिपोजिशन नहीं होता, स्क्लेरोसिस का मतलब होता है फाइब्रोसिस भी हो रहा है। तो आगे मैं कट सेक्शन में आपको दिखाऊंगा कि दिक्कत क्या है, कि इन पेशेंट्स में क्यों ऐसा हो रहा है वो हमें स्टडी करना है। और मान लीजिए ये कोई भी एक कॉर्नरी आर्टरी का सेक्शन है, तो दो डायग्राम पिछली स्लाइड पे बना हुआ था बट मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो लोग हाइपरटेंसिव होते हैं, डायबिटिक होते हैं, फैट ज़्यादा खाते हैं, मोमोज ज़्यादा खाते हैं, मोमोज के साथ जो मेयोनेज़ आती है ना वो बहुत घटिया क्वालिटी की होती है, आप जानते हैं। और जैसे हम छोले भटूरे खाते हैं तो उसके लिए जो ऑयल यूज़ होता है वो ऑयल की क्वालिटी बहुत पुअर होती है, पाम ऑयल होता है। तो जो पुअर क्वालिटी ऑयल्स होते हैं, इंडिया में हार्ट डिजीज़ का बढ़ने का रीज़न है कि जो हम ईटिंग आउट करते हैं, ये जो रेस्टोरेंट्स में जो खाना हमें सर्व किया जाता है उसकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है, जिसकी वजह से हम लोगों की हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज में इवन एट ए यंग एज, जिस टाइम पे अगर आपकी उम्र 22-23-24 साल भी है और आप रेगुलरली अगर बाहर से खा रहे हैं तो आपकी मेरी कॉर्नरी आर्टरीज में ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, विच इज फैट डिपोजिशन इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल। दैट जो येलो से मैंने दिखाया है यहाँ पे बैड कोलेस्ट्रोल, बैड कोलेस्ट्रोल क्या होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रोल यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रोल, एलडीएल कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट हो रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर एक सेकेंड लेयर बन जाता है जिसको बोलते हैं फाइब्रस कैप। एथ्रोस्क्लेरोसिस होता क्या है, तो एथ्रोस्क्लेरोसिस ब्लड वेसल की सबसे इनर वाले लेयर में, इनर वाला लेयर मतलब ट्यूनिका इंटीमा में नीचे फैट का डिपोजिशन हो रहा है और फैट के ऊपर एक फाइब्रस कैप बनती जा रही है। और आने वाले टाइम में क्या होगा, ये फैट का अमाउंट तो इंक्रीज होता ही रहेगा लेकिन ये जो फाइब्रोसिस है इसका अमाउंट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो अब आप इस पेशेंट की ब्लड वेसल में देखिए, मैंने ये दिखाया है कि फैट का डिपोजिशन तो था ही था, मैं उसको भी इंक्रीज करूंगा, लेकिन ये जो फाइब्रोसिस है ये भी इंक्रीज होता जा रहा है और इसकी वजह से ये ब्लड वेसल की जो वॉल है इसमें नर्विंग होना शुरू हो जाएगी। तो सेम पेशेंट को जो पहले 20 या 25 साल का था तो उसको बहुत लिमिटेड प्रॉब्लम थी, इन अ सेंस की बहुत लिमिटेड नर्विंग थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, तो आप नोटिस करेंगे कि जो कॉर्नरी आर्टरी की वॉल है उसमें नैरोइंग हो गई है। तो अभी मैंने डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया ये दिखाने के लिए कि तकरीबन 50%, 60%, आने वाले टाइम में 70 और 80%, कई बार तो आपको 99% तक का ब्लॉकेज मिल सकता है। आप सोचेंगे कि 99% ब्लॉकेज में आदमी जिंदा कैसे है, मतलब इतना सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ नैरोइंग प्रेजेंट होगा। एंड मैंने इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे दिखाया कि हाँ यहाँ पर जो फैट का अमाउंट है वो भी पहले से इंक्रीज हो गया है। दो इसको बढ़ने से रोकने के लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं, आपने दवाइयों का नाम भी सुना होगा, स्टैटिन्स ना, जैसे टोरवास्टैटिन होता है, रोजुवास्टैटिन होता है, वो ये फैट डिपोजिशन को और फाइब्रोसिस के प्रोसेस को रोकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये मेडिसिन ना ली जाए तो हमारे पेशेंट में ये ब्लड वेसल का जो ल्यूमन है ये छोटा होता रहेगा और छोटा होने पे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि जब तकरीबन 70% से ज़्यादा नैरोइंग हो जाती है, ग्रेटर देन 70% ब्लॉकेज आ जाती है, जिसको हम एंजियोग्राफी पे भी देख पाएंगे और बिना एंजियोग्राफी के भी पता लगा सकते हैं कि ब्लॉकेज है या नहीं है, जो आगे मैं टेस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बेसिक रीज़न है कि क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि भाई वो तो ठीक है सर कि आपने बता दिया कि नर्विंग हो रही है, पर क्यों हो रही है। तो उसके लिए एक छोटा सा निमोनिक है जिसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। निमोनिक का नाम डोसा रहेगा। तो डोसा में डी से हो जाएगा डायबिटीज मेलाइटस। देखिए जब बॉडी में शुगर की वैल्यू बढ़ती है तो टू मच ऑफ शुगर, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो ग्लूकोज टॉक्सिसिटी करती है जो कि ब्लड वेसल्स की वॉल को डैमेज करेगी। और जितने भी डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट्स होते हैं आप उनका लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट देखना, जितने भी डायबिटीज मेलाइटस के मरीज हैं सभी का ट्राइग्लिसराइड का लेवल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ होगा। डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट्स में हार्ट डिजीज ज़्यादा होता है
इनफैक्ट यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ही मेंशन कर देता हूँ कि अगर वो आपसे बोलता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ in a patient of diabetes mellitus, then the most common cause of death in diabetes mellitus is heart disease, guys. The number one reason क्यों diabetic patients की डेथ हो रही है वो है increased cardiovascular mortality. इंक्रीज सीवी mortality मतलब उन्हें हार्ट डिजीज होने का रिस्क ज़्यादा होता है, उनका लिपिड प्रोफाइल हमेशा डिनेज होगा, विच इज़ वाई कि हम डायबिटीज़ वाले मरीज को हम ये तो बोलते हैं कि शुगर की दवाई तो लेनी है, लेकिन उसके साथ में उनको स्टैटिन चल रहे होते हैं, अटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, जो कि रेगुलरली ना कंज्यूम किया जाए तो डिजीज का सिवियरिटी इंक्रीज होती रहेगी। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है ओबेसिटी। देखिए मोटापा तो हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, और ओबेसिटी से मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा, जैसे जापान में सूमो रेसलर होते हैं, वो देखो होगा इतने हेफ्टी, इतने मोटे होते हैं, उनको होती है सब क्यूट, बिल्कुल पूरा जैसे आदमी थूल थूल कर रहा है, राइट, थूल थूल से मतलब खूब सारा फैट है, तो मतलब ऐसे बाजू करी तो फैट लटक रहा है, तो वो तो होती है सबक्यूटेनियस ओबेसिटी। सबक्यूटेनियस ओबेसिटी से हार्ट डिजीज नहीं होता। ओबेसिटी जो डेंजरस है वो सबक्यूटेनियस ओबेसिटी नहीं है गाइस, वो है सेंट्रीपिटल ओबेसिटी। हमारी इंडिया में देखिए हम सब लोगों का पेट निकल जाता है, वो जो पेट निकलता है जिसमें फैट का डिपोजिशन लिवर के आसपास हो रहा है, जिसमें फैट का डिपोजिशन जिसे हम विसरल फैट बोलते हैं, इंटेस्टाइन्स के आसपास फैट हो रहा है, पेरिटोनियल कैविटी या सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट है, वो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी ज़्यादा डेंजरस है। तो वैसे भी ओबेसिटी की डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी हुई है, तो यहाँ नीचे मेंशन कर रहा हूँ कि भाई कब हम बोलेंगे कि इंडिविजुअल ओबीज है, तो उसके लिए एक पैरामीटर यूज होता है जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स कितने से ज़्यादा हो कि भाई पेशेंट को हम ओबीज बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, और हाइट को हम मीटर में ले रहे होते हैं, जैसे कि हाइट है 1.6 मीटर, 1.5 मीटर जो भी, और वेट किलोग्राम में लेंगे, और अगर बॉडी मास इंडेक्स किसी का 30 के ऊपर आता है तो हम बोलते हैं कि ओबेसिटी है। 25 मत बोलना, 25 ओवर वेट होता है, 25 ओवर वेट होता है। और कई पेशेंट्स तो इतने मोटे हो जाएंगे कि उनको इवन सीढ़ियाँ चढ़ने में, उनको इवन रूटीन डे टू डे एक्टिविटी करने में दिक्कत हो रही होगी कि वो थोड़ा भी सीढ़ियाँ भी चढ़ेगा तो चेस्ट पेन भी होगा, सांस भी फूलेगा। तो इस टाइप के इंडिविजुअल जहाँ पे डेली एक्टिविटी करना भी मुश्किल हो जाता है, मतलब वो इतना मोटा है कि उबर टैक्सी करी तो टैक्सी के दरवाजे से अंदर नहीं जा पा रहा है, या टैक्सी के दरवाजे अंदर घुस भी गया टैक्सी में तो बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है। आपने देखे होंगे ना कई इंडिविजुअल्स को अनफॉर्चुनेटली, मतलब उनको बेरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है, इतना ज़्यादा वजन हो जाता है कि वो वजन पेट के आसपास डिपॉजिट हो रहा है, और मोर इम्पॉर्टेंटली वो हाइपरटेंशन को भी साथ में क्रिएट करता है। तो मुझे आपको एक तो ओबेसिटी की डेफिनेशन बतानी थी, मॉर्बिड ओबेसिटी का कट ऑफ याद करना है 30 और 40, और दूसरा मैंने आपको सिखाया कि सबक्यूटेनियस ओबेसिटी खतरनाक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है सेंट्रीपिटल ओबेसिटी। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है सिगरेट स्मोकिंग। ये तो मैं ऐसे बोलूँगा टाइम बॉम्ब है कि जो सिगरेट स्मोकर्स हैं उन्हें तो हार्ट डिजीज़ होना ही होना है। तो ये एक इंप्रेशन रहता है कि नहीं स्मोकर्स को नहीं होता है। कई बार तो ऐसे भी बोलते हैं स्मोकर्स डाई यंग, तो इंग्लिश में कहावत है स्मोकर्स डाई यंग। वो क्यों होता है कि हार्ट डिजीज़ की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इनके लिपिड प्रोफाइल आपको हमेशा ड्रेनेज मिलेंगे। तो स्मोकिंग से सीओपीडी होता है वो तो ठीक है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है वो ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इनको हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस भी इंक्रीज़ होता है। और बहुत सारे हमारे पेशेंट्स आपको मिलेंगे जिनमें वज़न भी ज़्यादा है, सिगरेट भी पीते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस भी है, तो अब सोचिए ना, वो तो उनको तो हार्ट डिजीज़ और फास्टर हो जाएगा। अब देखिए अभी हमारे देश में 40 इयर्स की एज पे 50 साल की उम्र पे हार्ट डिजीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि सारे रिस्क फैक्टर टुगेदर हो रहे हैं। एज इज़ ऑब्वियसली अ इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर। जितनी एज बढ़ती जाएगी, और आप ये भी नोटिस करेंगे कि इंडियंस में हार्ट डिजीज़ जल्दी होता है 40 से 50 साल की उम्र में। अमेरिकन्स में हार्ट डिजीज़ होता है 70 साल की उम्र पे, 80 साल की उम्र पे। हमारे यहाँ पे जो हार्ट डिजीज़ है वो जल्दी हो जाता है, मैं उसका रीज़न भी आगे आपको लिखूँगा। लेकिन एज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, देन जेंडर ऑल्सो प्लेज़ अ इम्पोर्टेंट रोल। विमेन आर प्रोटेक्टेड बाय ईस्ट्रोजन, लेकिन 45 साल के बाद में ये बेनिफिट लूज हो जाता है। तो ये जो मैंने डेटा आपके सामने लिखा कि जेंडर मेल्स आर मोर अफेक्टेड, ये डेटा लेस देन 45 ईयर्स के लिए ही वैलिड है। 45 ईयर्स के बाद में विमेन में भी हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो इक्विवेलेंट टू मेल है। मैं फिर से बोलूंगा, आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि लेडी मेनोपॉज में चली जाएगी तो जो उसको हार्मोन्स का ईस्ट्रोजन का बेनिफिट मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा, और 45 साल के बाद में एक लेडी में भी इक्वल रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हार्ट अटैक है। मतलब मेन में तो हार्ट डिजीज होता ही होता है, लेकिन विमेन में भी हार्ट डिजीज होता है। और इसके अलावा क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं, हो सकता है वो एनक्लेक्स वगैरह की तैयारी करें, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो एफ्रो अमेरिकन होते हैं, जो ब्लैक्स होते हैं, एफ्रो अमेरिकन में भी हार्ट डिजीज जो है, ब्लैक्स में, निग्रोज में, वो एफ्रो अमेरिकन में भी हार्ट डिजीज का इंसिडेंस रिलेटिवली ज़्यादा होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो एक साइलेंट किलर है, दैट इज हाइपर टेंशन।
एंड हाइपरटेंशन का कट ऑफ जो है वो अभी चेंज हो गया है। आई थिंक आप सभी को पता है। मैं आपको कुछ सेकंड दे रहा हूँ, बिना नोट्स में देखे हुए मुझे बताओ सिस्टोलिक बीपी कितने से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक कितने से ज़्यादा हो कि हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपरटेंशन का कट ऑफ क्या है, तो जो रिवाइज्ड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं, उन रिवाइज्ड गाइडलाइंस के हिसाब से जो कट ऑफ है अभी वो 140/90 नहीं है। अभी जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं उसमें जो कट ऑफ है वो 130/80 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी से ज़्यादा की वैल्यूज़ को हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ AHA मेंशन भी किया है क्योंकि पहले हम पढ़ते थे जॉइंट नेशनल कमेटी 8 गाइडलाइंस। हाइपरटेंशन में मैंने अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, आगे वाली सीरीज़ में आपको मिल जाएगा। अभी के लिए याद करना है कि जो पुराना कट ऑफ था वो 140/90 है। तो अगर वो बुक में आपको या आपके कॉलेज में आपको 140/90 बताया तो ऐसा नहीं, गलत है। वो पहले के गाइडलाइंस थे वो सही है, उन्होंने जानबूझ के कट ऑफ्स कम कर दिए। वो कट ऑफ्स कम करने का रीज़न ही यही है कि भई हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, हम हार्ट डिज़ीज़ के लिए थ्रेशोल्ड अपना कम करना चाहते हैं कि भई जल्दी डायग्नोसिस हो जाए। तो हाइपरटेंशन एक इम्पॉर्टेंट कॉज़ रहेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है होमोसिस्टिनीमिया। ये आप अपना खुद का ब्लड टेस्ट करा के देख लेना, आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ अस में, मुझे मैं सबका नहीं कह रहा लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अस इंडियंस में होमोसिस्टीन अमीनो एसिड इंक्रीज़्ड होता है। और ये अमीनो एसिड इंक्रीज़ होने का की वजह से होता क्या है, तो इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ जल्दी हो जाता है। प्रीमैच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस, प्रीमैच्योर से मेरा मतलब कि 40 साल में 50 साल की उम्र पे हार्ट डिजीज़ हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि अमेरिकन्स में वो इतना फैट खाते हैं, चीज़ खाते हैं, उन्हें तो होता है हार्ट डिजीज़ 70 साल 80 साल पे। और हम तो इतना कुछ तो मतलब इतना तो फैट, इतना तो ऐसा हमेशा तो चीज़ नहीं खाते, हमेशा तो हम बर्गर नहीं खाते हैं, है ना? मोमोज़ भी खाते हैं तो वन्स अ वीक खाते हैं। वो बात अलग है कि उसके साथ जो मेयोनीज़ होती है पुअर क्वालिटी की होती है। मोमोज़ में दिक्कत नहीं है। इट इज़ दैट दैट फैट प्रोडक्ट्स इंडिया में हो क्या रहा है कि जो फैट वाला प्रोडक्ट, जो फैट फूड को टेस्टी बनाता है। तो जैसे हमने पराठा खाया तो पराठे में प्रॉब्लम नहीं है। वो पराठे को बनाने में जो ऑयल यूज़ होता है, वो ऑयल जो होता है वो पुअर क्वालिटी का होता है। और या अगर वो बटर भी यूज़ करें तो मैगरीन यूज़ कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो क्वालिटी ऑफ ऑयल इज़ बैड, व्हिच इज़ व्हाई कि ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं। जो सबसे डेंजरस फैट है वो सैचुरेटेड फैट नहीं है। बटर खाने में दिक्कत नहीं है, देसी घी खाने में दिक्कत नहीं है। आप पेशेंट को ये मत बोलिए कि बटर नहीं खाना, देसी घी नहीं खाना, खा सकते हैं, बटर खा सकते हैं। हार्ट डिज़ीज़ है ना, किसी को कहता है जी मैं बटर खा सकता हूँ। हाँ, खा सकते हैं, थोड़ा खाइए ऑब्वियसली, कि ज़्यादा खाएँगे तो आपकी कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेजेस बढ़ जाएँगे। अगर आप थोड़ा-सा बटर, बिकॉज़ फैट जो होता है वो खाने को टेस्टी बनाता है। गाइज़ फैट खाने से मना नहीं करना है। आपने बोला ना फैट का इंटेक जो है उसको थोड़ा-सा कम कर दीजिए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो सबसे डेंजरस डाइटरी फैट है, जो सबसे डेंजरस डाइटरी फैट है वो बटर नहीं है गाइस। जो सबसे डेंजरस डाइटरी फैट है वो ट्रांस फैट्स है। जैसे कि अगर आपने छोले भटूरे खाए हो तो आपने देखा होगा कि वो जो ऑयल होता है बिल्कुल काला हो रहा होता है, बिल्कुल ब्लैक हो रहा होता है, बिल्कुल डीजल के जैसे, क्योंकि वो सेम ऑयल को बार 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 रीहीट करते रहते हैं। रीहीटिंग ऑफ कुकिंग ऑयल इज नेवर टू बी डन। आप हमारे घरों में देखिए, आपके मेरे घर में अगर हमारी मदर्स जो है अगर वो पकौड़े बना रही हैं, तो पकौड़े बनाने के बाद में जो ऑयल बच जाता है उसको सेम डे इस्तेमाल करते हैं, और अगर इस्तेमाल नहीं हो तो उसको फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसी ऑयल से 3 दिन 4 दिन तक कुकिंग चल रही है। लेकिन रेस्टोरेंट वाले पैसा बचाने के लिए क्या करेंगे कि वो सेम ऑयल को रीयूज़ करेंगे जब तक बिल्कुल काला डीज़ल जैसा नहीं हो जाए। और जब आप ऑयल को बार-बार रीहीट करते हैं, उससे जो धुआँ निकल रहा होता है, तो वो रीहीटेड ऑयल में जनरेट हो रहे होते हैं ट्रांस फैट्स। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सबसे डेंजरस डाइटरी फैट्स है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इस बात को, और ये तो आई थिंक ये एक जनरल नॉलेज का फैक्ट है कि जो मोस्ट डेंजरस डाइटरी फैट है वो बटर या देसी घी नहीं है। Most dangerous dietary fat that you guys as medical students, as future nursing officers should be aware of is trans fats. It's the most dangerous dietary fat जिसकी कंजम्पशन से अल्टीमेटली कॉर्नरी आर्टरी में जो ब्लॉकेजेस हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। तो एक बारी डोसा निमोनिक को रिवाइज कर लेते हैं। डी से डायबिटीज mellitus, then is obesity which is mainly centripetal, then would be cigarette smoking, age of the patient, hypertension and hyperhomocystinemia। ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस कराते हैं। स्क्लेरोसिस मतलब फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस के साथ में फैट कार्पेट डिपोजिशन है। जो येलो से दिखाया गया है वो फैट है, जो ग्रीन से दिखाया गया है वो फाइब्रोसिस है, जिससे ब्लड वेसल का ल्यूमन धीरे धीरे नैरो होता रहेगा और अल्टीमेटली इस पेशेंट को चेस्ट पेन के सिम्टम्स आ जाएंगे। और ये चेस्ट पेन मोस्टली एक्सरसाइज पे आता है। तो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में स्टेबल का मतलब यही है कि एक्सरसाइज पे आता है।
जो अनस्टेबल एंजाइना है, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, उसमें चेस्ट पेन रेस्ट पे आता है, उसका भी रीज़न मैं एक्सप्लेन करूँगा कि अनस्टेबल एंजाइना में क्यों चेस्ट पेन, मतलब एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड टू यू गाइज़ इन सिंपल वर्ड्स, क्यों इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं इस टाइम पे ये हाइलाइट करना चाहूँगा दैट एज़ अ नर्सिंग स्टूडेंट, अगर आप क्यों में जाते हो, ऐसा क्यों होता है, तो आप क्योंकि अभी वो डिज़ीज़ प्रोसेसेस पढ़ रहे हो, तो जब आप क्यों सीख लोगे, तो आप अपने पेशेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, और आप आफ्टर ऑल जब आप केयर प्रोवाइड करोगे, तो बेटर केयर प्रोवाइड कर पाओगे। बिकॉज़ देखो, जब नॉलेज आती है ना आदमी को, तो फिर काम करने में भी मज़ा आता है। जब आदमी को नॉलेज नहीं होती, तो फिर यू आर ऑलवेज़ लाइक अच्छा पता नहीं यार, मैं ठीक से परफ़ॉर्म करूँगा या नहीं करूँगा। तो अभी ये टाइम है कि जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप अपना नॉलेज बेस को एक्सपैंड करिए। आप जितना नॉलेजेबल होंगे, उतना आप रिलैक्स हो जाएँगे, उतना आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। जहाँ पे नॉलेज का लैक होता है, वहाँ पे एंटरटेनमेंट से मतलब काम करने में मज़ा नहीं आता। है ना? मतलब काम इज़ ऑब्वियसली, मैं समझता हूँ इस बात को कि काम जो है, हॉस्पिटल का काम बहुत स्ट्रेनुअस होता है, बट क्योंकि इतने ज़्यादा घंटे हमें वहाँ बिताने पड़ते हैं, हमारी शिफ्ट्स इतनी बड़ी-बड़ी होती हैं, तो कहीं न कहीं माइंड में ना वो आपको पीस चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, और वो कैसे मेंटल पीस या रिलैक्सेशन आती है, वो गाना सुनने से नहीं आएगी, वो वो इंस्टाग्राम देखने से नहीं आएगी, वो ये नॉलेज गेज़ करने से आएगी। तो फिलहाल मैंने आपको कॉजेज़ बताए, क्योंकि वो कॉरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है और पेशेंट में अल्टीमेटली क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के फीचर्स स्टार्ट हो जाएँगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग्स इन क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। जब ये पेशेंट्स रेस्ट पे होते हैं, तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, ये पेशेंट्स बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पर जब ये फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तब इनको चेस्ट पेन होगा। तो आपका जो पेशेंट है, लेट मी से वो फैमिली मेंबर ही है और थोड़ा एजुकेटेड है, साइंस बैकग्राउंड है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि सर या मैम, ये मेरे को 70-80% ब्लॉकेज बताया गया है या 90% ब्लॉकेज बताया गया है। तो कहता है 90% ब्लॉकेज है, तो फिर तो मुझे चेस्ट पेन रेस्ट पे भी होना चाहिए। कहता है जब मैं रेस्ट पे आपके सामने बैठा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा बहुत चलता फिरता हूँ, तब मेरे को चेस्ट पेन होता है या सीढ़ियाँ चढ़ने पे चेस्ट पेन होता है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि भई ऐसा क्यों, कि मेरे को 90% ब्लॉकेज है। कई बार तो आपने तो ये भी सुना होगा 99% ब्लॉकेज। तो मान लीजिए एक 99% ब्लॉकेज वाला पेशेंट आपसे बोल रहा है कि भई ठीक है, मैं समझ गया कि 99% ब्लॉकेज है, पर 1% से मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है रेस्ट पे, ऐसा कैसे? तो आप उसको बताओगे कि ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग होती है, ये जो ब्लड वेसल का ल्यूमेन धीरे-धीरे कम होता रहता है, ये एक स्लो प्रोसेस है, और जब ये स्लो प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस टाइम पे जब नैरोइंग चल रही होती है, तो नई ब्लड वेसल्स बन रही होती हैं। मैंने इस डायग्राम को थोड़ा-सा मॉडिफाई करके दिखाया है कि जब एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस चलता है बॉडी में और ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं, तो ह्यूमन बॉडी हैज़ ग्रेट पावर्स ऑफ रीजनरेशन। तो जहाँ पे नैरोइंग हो रही है, उसके आस-पास नई ब्लड वेसल्स बननी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर कोलैटरल सर्कुलेशन बनना शुरू हो जाता है, और इस कोलैटरल सर्कुलेशन की बदौलत आगे थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई जाती रहेगी, यहाँ तक कि अगर इसको 100% ब्लॉकेज भी हो जाए, फिर भी इसकी डेथ नहीं होगी। गाइस 99% ब्लॉकेज थी, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, फिर भी डेथ नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि कोलैटरल्स भी बन जाएँगे, नई ब्लड वेसल्स बन जाएँगी अराउंड दैट एरिया जहाँ पे नैरोइंग प्रेज़ेंट है। तो आप देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी की कितनी पावर्स ऑफ हीलिंग है, कि जो कोलैटरल्स हैं, ये ब्लड सप्लाई एंश्योर कर रही हैं, ताकि उसको चेयर पे बैठे-बैठे रेस्ट पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोलैटरल्स बहुत पतली होती हैं, इनसे लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्लड जा सकता है, तो जब ये थोड़ी भी एक्सरसाइज़ करेगा, जब कोई एक्सर्शन करेगा, तब ये कोलैटरल्स के थ्रू ज़्यादा ब्लड क्योंकि नहीं जा सकता, तब उसको सिम्पटम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब वो एक्टिविटी करेगा, मोस्ट पेशेंट्स आपको क्या बताएँगे कि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, वज़न उठा के या वज़न ना उठा के भी, कई बार तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को कोई वेट्स उठाने के बाद में ही दिक्कत होगी, इवन विदाउट पिकिंग अप अ वेट द पर्सन कैन बी हैविंग एन इश्यू। सो ऑन एक्सर्शन देयर वुड बी डेवलपमेंट ऑफ चेस्ट पेन, और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, उसमें वो हमेशा वर्ड्स लिखेगा, जैसे कि सडन, या लिखेगा क्रशिंग चेस्ट पेन, सडन ऑनसेट, क्योंकि जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, 10 सीढ़ियाँ चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं थी, 11वीं पे जैसे ही पाँव रखा, तो कहता है सडन ऑनसेट क्रशिंग चेस्ट पेन, या लिखा होगा एक्सक्रूशिएटिंग चेस्ट पेन, और चेस्ट पेन का जो डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ होगा, वो डिस्क्रिप्शन डिफ्यूज चेस्ट पेन का होगा। मैं आपको ऑलरेडी ये समझा चुका हूँ कि अगर किसी पेशेंट को फोकल या वो फिंगर टिप से पॉइंट कर रहा है, तो वो चेस्ट पेन तो रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस का होगा, जहाँ पे गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज़ होता है, जहाँ पे एसिड जो है वो स्टमक से ईसोफेगस में आ सकता है, ईसोफेजाइटिस कर सकता है। लेकिन हमारे पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम सडन ऑनसेट क्रशिंग डिफ्यूज चेस्ट पेन हुआ, और इस की वजह से वो वहीं सीढ़ियों में बैठ गया। तो हो सकता है कि उसका पड़ोसी
या नियर बाय जो भी इंडिविजुअल था या उसके साथ में ही मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में कोई और इंडिविजुअल जा रहा था सीढ़ियाँ चढ़ के, तो उसने पूछा कि भाई साहब क्या हुआ? आप सीढ़ियों में ऐसे बैठे हुए, ऐसे छाती पे हाथ रखे। तो ये इंडिविजुअल आपको बता रहा है कि मुझे इतना चेस्ट पेन हो रहा था कि मुझे पता है कि मेरा पड़ोसी मुझसे पूछ रहा है कि भाई साहब ठीक हो क्या? आपकी कोई मदद करें? और कहता है कि मुझसे मुँह से बोला मतलब पेन का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा था कि पेशेंट अपने सिम्पटम्स एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा। दो वो कहता है कि द टोटल ड्यूरेशन ऑफ चेस्ट पेन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ चेस्ट पेन होता है वो 5 मिनट्स मैक्सिमम मैक्सिमम 10 मिनट्स होगा। 5 से 10 मिनट में ये चेस्ट पेन अपने आप से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। पेशेंट विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। लेकिन ये 5 मिनट्स वो बोलेगा सर वर द वर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ माई लाइफ। वो कहता है मुझे इतना सिवियर चेस्ट पेन था कि मुझसे दो लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब ठीक हो क्या? आपकी मदद करें? क्या आपके घर से किसी को बुला दें या आपको हॉस्पिटल ले जाएं? तो कहता है कि मुझे मुझे पता है कि मुझसे कोई बात कर रहा है पर मुझे बोलने की जवाब देने की शक्ति नहीं थी। या वो कहता है कि मेरे फ़ोन में मेरा मेरी मेरी पॉकेट में मेरा मोबाइल फ़ोन बज रहा था। मे बी इस इंडिविजुअल की डॉटर उसको कॉल कर रही थी कि डैड आप मार्केट गए थे, मार्केट सामान लेने के लिए बहुत देर हो गई आप आए नहीं। तो वो घर के बाहर ही हैं या घर से 100 मीटर दूरी पे हैं और ज़मीन पे बैठे हुए हैं चेस्ट पेन के साथ में। तो कहता है कि मेरी रिंगटोन से मुझे पता है कि मेरी डॉटर मुझे कॉल कर रही है, लेकिन मुझे इतना चेस्ट पेन था सर कि मैं फ़ोन उठा नहीं पाया। दे वर द वर्स्ट 5 टू 10 मिनट्स ऑफ माय लाइफ। वो कहता है कि मुझे लगा कि मैं नहीं बचूँगा। फिर आपने पूछा कि पेन जो था वो सिर्फ़ छाती में था या कहीं पर रेडिएट भी कर रहा था? तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये तो डिस्क्रिप्शन चेस्ट पेन का है। चेस्ट पेन चाहे एमआई में हो या एंजाइना में हो, वो चेस्ट पेन हमेशा डिफ्यूज़ चेस्ट पेन होता है और कई बारी उसका रेडिएशन हो सकता है। रेडिएशन क्या होगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेन या तो बाजू में जा सकती है या बाजू की जगह पे इवन जॉ में जा सकती है। पेशेंट दाँत का दर्द बता रहा होगा आपको, मतलब वो तो नॉन मेडिक है ना, उसे नहीं पता कि जॉ पेन जो है क्योंकि ये नर्व्स के थ्रू पेन रेडिएट कर जाता है। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कि पेन इज रेडिएटिंग टू द जॉ और द पेन इज रेडिएटिंग इनटू द आर्म ऑफ द पेशेंट, दैट इज अगेन सजेस्टिव ऑफ चेस्ट पेन ऑफ कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ-साथ में आप नोटिस करेंगे कि हमारे पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। तो या तो वो डिस्निया लिख देगा या एसओबी लिख देगा। एसओबी का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। कि पहले वो कहता है कि मैं सीढ़ियाँ ऊपर-नीचे चलता था, दौड़ के सीढ़ियाँ चढ़ता था, कोई दिक्कत नहीं थी। वज़न उठा के सीढ़ियाँ दौड़ के चढ़ लेता था, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी 10 सीढ़ियाँ चढ़ने पे एकदम से साँस फूलना शुरू हो गया। द पर्सन गेट्स टायर्ड वेरी सून। सो देयरफॉर क्योंकि हार्ट का कार्डियक आउटपुट अब लिमिटेड है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एफर्ट इनटॉलरेंस विल बी फाउंड इन दिस पेशेंट्स, या एफर्ट इनटॉलरेंस की जगह पे सिर्फ एक्सेसिव फटीग विल बी प्रेजेंट। तो ये यूजुअल रीजंस हैं कि क्यों हमारे पास में क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स आते हैं। कई बारी ऐसा हो सकता है कि हार्ट में क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो कोई डिसरिथमिया या एरिथमिया भी स्टार्ट हो जाए, तो साथ में वो ये भी बोल सकता है क्योंकि जब भी एरिथमिया होगा, टैकीरिथमिया होगा, हार्ट तेज़ी से दौड़ेगा, तो हो सकता है कि उसे हार्ट तेज़ बीट करने की सेंसेशन भी महसूस हो रही हो, तो फ्लटरिंग सेंसेशन इन द चेस्ट लिखा होगा या पैल्पिटेशंस लिखा हो सकता है। और कई केसेज़ में ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि हार्ट का कार्डियक आउटपुट जब भी कोई टैकीरिथमिया होता है, तो हार्ट क्योंकि तेज़ी-तेज़ी से बीट कर रहा है, तो उसको रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलता। अगर हार्ट रिलैक्स ही नहीं करेगा, तो उसमें ब्लड आ ही नहीं पाएगा। अगर आ ही ठीक से नहीं पाएगा, तो बाहर भी नहीं जा पाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी टैकीरिथमियाज़ होते हैं, वो हार्ट में ऑक्सीजन की कमी से होते हैं। जब हार्ट तेज़ी से बीट करता है, तो उसे रिलैक्स करने का मौका ही नहीं मिलता। अगर रिलैक्स नहीं करेगा, तो इनपुट ही नहीं होगा और इनपुट नहीं होगा, तो आउटपुट भी नहीं होगा। तो बीपी कम हो जाता है और बीपी कम होने से सिंकोप भी डेवलप हो सकता है। तो बहुत बारी देयर वुड बी मैनिफेस्टेशंस डिस्क्राइब्ड लाइक पैल्पिटेशन, सिंकोप, कफ एंड हेमॉप्टिसिस। ये जो कफ एंड इवन बलगम में खून आना, दिस कुड बी अ मैनिफेस्टेशन। मतलब नॉर्मली तो हेमॉप्टिसिस टीबी में पढ़ते हैं, लेकिन हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी हेमॉप्टिसिस पढ़ते हैं क्योंकि ये पल्मोनरी एडीमा के फीचर होते हैं। ये कफ और हेमॉप्टिसिस लेस कॉमन फीचर्स हैं, पर अगर किसी को हार्ट फेलियर हो जाए, अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर हो जाए, तो हार्ट क्योंकि काम नहीं करेगा, तो पल्मोनरी एडीमा की वजह से क्योंकि एल्वेलाई में पानी भर रहा है, तो उसे कफ और इवन ब्लड इन द स्पूटम प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि ट्रेडिशनली हम हेमोप्टिसिस टीबी के साथ पढ़ते हैं। तो ये रिलेटिवली लेस कॉमन फाइंडिंग्स हैं। पैल्पिटेशन सिंकोप का मैंने रीजन बताया कि द प्राइमरी रीजन वुड बी कि हाइपोक्सिया से रहते एरिथमियाज पेशेंट को डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा देयर कुड बी डिस्क्रिप्शन ऑफ ईदर वॉमिटिंग और इवन एपिगैस्ट्रिक पेन इन द पेशेंट। सो एमआई का पेन जो है वो रेडिएट कर सकता है, एंजाइना का पेन जो है वो रेडिएट करके एपिगैस्ट्रिक एरिया में भी जा सकता है। मैं यह लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ। लेट मी से ये पेशेंट का एब्डोमेन है एंड दिस इज द चेस्ट वॉल। सो जब पेशेंट हमारे पास आया था, तो वो सेंट्रल चेस्ट पेन डिस्क्राइब कर रहा था।
वो सेंट्रल चेस्ट पेन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, वो रेडिएट करके बाजू में जा सकती है, वो रेडिएट करके अपवर्ड्स टू द जॉ जा सकती है, लेकिन वो जो चेस्ट पेन है वो रेडिएट करके एपिगैस्ट्रिक एरिया में भी जा सकती है। जैसे ये पेशेंट का अम्बिलिकस है, तो अम्बिलिकस के ऊपर एपिगैस्ट्रिक रेडिएशन भी हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आपकी कैजुअल्टी में, इमरजेंसी में अगर एक ओल्ड मैन आता है, एक स्मोकर आता है, एक डायबिटिक आता है और वो कहता है कि मुझे तो लग रहा है गैस की प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए गैस की प्रॉब्लम है, आपके लिए एज़ अ नर्सिंग अफ़सर वो गैस की प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत उसकी ईसीजी कराइए, उसका बायोमार्कर कराइए। एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट देखो, अगर सच में वो एपिगैस्ट्रिक पेन या गैस्ट्राइटिस होता ना, तो पैंटोप्राज़ोल देने से, या पैंटोप्राज़ोल खिला दो या आईवी इंजेक्शन लगा दो, पेन ठीक हो जाएगा। इफ इट इज़ एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय गैस्ट्राइटिस, आपको पीपीआई देना है, पैंटोप्राज़ोल, और पेशेंट का एपिगैस्ट्रिक पेन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर पीपीआई देने के कुछ मिनट के बावजूद भी एपिगैस्ट्रिक पेन ठीक नहीं होता है, तो आप तुरंत ईसीजी कराइए। उसका बायोमार्कर्स कराइए, क्योंकि उसमें कॉरोनरी आर्टरी इवेंट प्रेजेंट होगी। तो देयरफॉर मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पेन रेडिएट करके यूजुअली एंटीरियर पार्ट ऑफ द चेस्ट में होता है। कई बार पेशेंट हो सकता है कि ऐसे हाथ पीछे बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स पे रखे, तो आगे मैं आपको कंडीशन पढ़ाऊंगा हाइपरटेंशन के साथ में, जिसका नाम होता है आयोटिक डायसेक्शन। नाम अभी से आपको बता रहा हूँ, आयोटिक डिसेक्शन। उसमें जो चेस्ट पेन होता है वो इंटरस्कैपुलर एरिया में, शोल्डर ब्लेड्स के बीच में होता है। ये जो मैंने पॉइंट बोला ना, इतना एक्यूरेट है कि आप अपने प्रैक्टिस में देख लेना, अपनी नर्सिंग हॉस्पिटल में जब जाओगे, जब आपकी पोस्टिंग होगी, उसमें आप देख लेना कि कभी भी किसी मरीज में आप ये पढ़ रहे हो या देख रहे हो कि चेस्ट पेन इंटरस्कैपुलर एरिया में हो रहा है, तो मतलब अयोटा में टियर आ रहा है, उसको बोलते हैं आयोटिक डिसेक्शन। वो मैंने हाइपरटेंशन के साथ कवर किया हुआ है, बट जस्ट एक हेड्स अप आपको देने के लिए था कि जब केस आपको दिया जाएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये एओर्टिक डिसेक्शन है, क्या ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, या ये एंजाइना है। एंजाइना की खासियत हमेशा ये होगी कि उसमें ईसीजी में हमेशा एसटी डिप्रेशन होगा। एंजाइना में हमेशा ईसीजी में एसटी डिप्रेशन होगा। एंड जो चेस्ट पेन क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में आती है, द स्टेबल वर्ड बेसिकली मीन्स कि जो चेस्ट पेन आएगी वो ऑन फिजिकल एक्सर्शन होगी। ओवर एंड अबव दिस मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनमें से बहुत सारे पेशेंट्स बाद में आपको ये बताएँगे कि मुझे तो सर या मैम पहले कुछ दिनों में मैंने नोटिस किया था कि खाना खाने के बाद में भी चेस्ट पेन हो रहा था। क्योंकि खाना खाने के बाद में वो चेस्ट पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन बढ़ जाती है। अब अगर ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन बढ़ जाएगी तो हार्ट की तरफ थोड़ी-सी कम हो जाएगी। आप में, मुझ में उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन पेशेंट में क्योंकि ब्लॉकेजेज़ है ना, तो थोड़ा-सा भी कम हुआ तो ब्लॉकेजेज़ के रहते ब्लड सप्लाई और भी कम हो गई, उन्हें चेस्ट पेन महसूस हो जाता है। तो इनमें से बहुत सारे पेशेंट्स तो इवन खाना खाना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जिनसे उनको वेट लॉस की स्टार्ट हो जाता है। तो देयरफॉर मैंने एक और टेक्निकल पॉइंट बताया कि जो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में चेस्ट पेन है, वो एक्सरसाइज पे हो सकता है, वो खाना खाने के बाद में हो सकता है, वो गुस्सा करने पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इस पर्सन की घर पे किसी से लड़ाई हो गई, लेकिन ही इज़ अ रिटायर्ड पर्सन। अब जो ओल्ड लोग होते हैं वो थोड़ा-थोड़ा उनको हमेशा कुछ-कुछ बोलने की आदत होती है। तो मेनली उन्होंने अपने बेटे को कुछ बोल दिया या बेटी को कुछ बोल दिया, बेटे को गुस्सा आ गया, उसने भी आगे से जवाब दिया। तो फादर में और सन में लड़ाई हो गई, या फादर में या डॉटर में लड़ाई हो गई। तो आप देखोगे इमोशन के बाद में ये अगेन छाती पे ऐसे हाथ रख लेगा कि मुझे चेस्ट में हैवीनेस हो रही है। सो एक्सर्शन, इमोशन या पोस्ट प्रेंडियल मतलब खाना खाने के बाद में, इनमें से कोई सा भी ट्रिगर, ध्यान से सुनना है इसको। अगर किसी भी पेशेंट में चेस्ट पेन एक्सरसाइज पे, रेलवे प्लेटफॉर्म की 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में, या ट्रेडमिल पे चलने पे, या तेज चलने पे चेस्ट पेन आ रहा है, या फिर खाना खाने के बाद में चेस्ट पेन आ रहा है, या फिर इमोशन की किसी से लड़ाई हो गई उसके बाद में चेस्ट पेन आ रहा है, तो हमें क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना को कंसिडर करना है। और इन पेशेंट्स में जब ईसीजी करवाई जाएगी तो रेस्ट पे ईसीजी में कोई फाइंडिंग्स नहीं होंगी। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना पे रेस्ट पे जब पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, देयर वुड बी नो ईसीजी फाइंडिंग सीन। लेकिन यही आदमी का जब हम ट्रेडमिल टेस्ट करवाएंगे, जब हम इसका वर्कअप कराएंगे, अगली स्लाइड में आपको इन्वेस्टिगेशंस बताऊंगा, तब आपको ईसीजी में एसटी सेगमेंट में डिप्रेशन मिलेगा। बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एज अ नर्सिंग ऑफिसर कि डायबिटिक पेशेंट्स में, मैंने ये तो बता ही दिया था कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। बहुत बार डायबिटीज़ में क्योंकि जो नसें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो उन्हें चेस्ट पेन होता ही नहीं है, एंजाइना के सिम्टम आते ही नहीं हैं। तो डायबिटिक्स में कई बारी हार्ट अटैक तो हो जाएगा लेकिन चेस्ट पेन नहीं होता। सांस लेने में दिक्कत होगी, पैल्पिटेशंस आएँगे, लेकिन उनको चेस्ट पेन नहीं होगा। तो अगर बोलता है कि साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहाँ पे मिलता है? हार्ट अटैक हो रहा है पर उसको चेस्ट पेन नहीं है, तो दैट इज़ अ फीचर ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि डायबिटीज़ वालों को नसों में डैमेज हो जाता है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी की।
तो डायबिटीज़ अगेन एक बिग टाइम प्रॉब्लम है। हमारे देश में तो देखिए आपको जो पेशेंट्स मिलेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ मिलते हैं। हाइपरटेंशन तो खुद में हाइपरटेंशन खुद में एक रिस्क फैक्टर था, डायबिटीज़ भी है, तो जितने आप रिस्क फैक्टर बढ़ाते जाओगे, उतना यंगर एज पे ये सारे मैनिफेस्टेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो देयरफॉर आज हमने ये सीखा कि डायबिटिक्स में बहुत बारी जो चेस्ट पेन के सिम्पटम्स हैं, वो नहीं भी हो सकते, बाकी सिम्पटम्स होंगे, डिस्निया भी होगा, एफर्ट इंटॉलरेंस भी होगा। और अगर हार्ट अटैक हो गया किसी को और उसकी डेथ हो रही है डायबिटिक की, तो यूजुअली इसलिए है कि उसकी नसें भी डैमेज हो गई थी, उसे चेस्ट पेन परसीव ही नहीं हुआ, दैट्स बिकॉज़ ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। विद दीज वर्ड्स, क्योंकि मैंने आपको सिम्टम्स एक्सप्लेन किए, एक्सरसाइज पे, इमोशन पे, खाना खाने के बाद में, तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई अल्टीमेटली हम वर्कअप के लिए क्या करेंगे। और ये इमेज से आपको तुरंत क्लियर हो गया होगा कि मैं ट्रेडमिल टेस्ट की बात करने वाला हूँ। देखिए इन पेशेंट्स में अगर आप ईसीजी करवाएंगे रेस्ट पे तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ईसीजी एट रेस्ट इन पेशेंट्स ऑफ क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना विल बी परफेक्टली नॉर्मल। एसटी सेगमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, टी वेव बिल्कुल नॉर्मल होगी, पी पी आर इंटरवल, क्यू आर एस, टी वेव का हाइट, एवरीथिंग वुड बी नॉर्मल। लेकिन जब हम इन पेशेंट्स में स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं, स्ट्रेस टेस्ट से मेरा मतलब है ट्रेडमिल टेस्ट कराते हैं। ट्रेडमिल में हम ट्रेडमिल की जो स्पीड है उसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देंगे, और जो ट्रेडमिल का इंक्लाइन होता है उसको भी बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कभी जिम में वर्कआउट किया, आप ट्रेडमिल पे चलते हो, तो ट्रेडमिल का इंक्लाइन आप चेंज कर सकते हो। तो हम हर 2 या 3 मिनट बाद ट्रेडमिल का इंक्लाइन बढ़ाते जाते हैं। जब आप इंक्लाइन बढ़ाओगे तो होगा क्या कि इसको तेज़ चलना पड़ेगा। हम ट्रेडमिल टेस्ट में स्पीड और जो इंक्लाइन ऑफ द ट्रेडमिल है, दोनों को बढ़ाते जाते हैं एट एवरी 3 मिनट्स। एंड इसको आपको याद नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए कि हर 3 मिनट के बाद में आप ट्रेडमिल की जो स्पीड है और इंक्लाइन को बढ़ा देंगे। वो स्पीड भी ऐसा नहीं है कि उसको कोई दौड़ने के लिए नहीं बोल रहे हम जस्ट उसको बोल रहे हैं भैया नॉर्मल, जैसे हम वॉक करते हैं तो वॉकिंग वाली स्पीड फिर थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग हो जाती है, तो हम स्पीड को ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहते हैं। 1.6 माइल्स, 3 माइल्स, 4 माइल्स, जैसे ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज हो रही है। और नॉर्मली क्या होता है कि जब हम तेज चलते हैं तो आपका मेरा हार्ट रेट तो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल है, हमारी कॉर्नरी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेजेस नहीं है। लेकिन जिस आदमी में कॉर्नरी आर्टरीज में वाकई में ब्लॉकेज है, आप देखोगे एक तो हार्ट रेट भी प्रॉपर ठीक से नहीं बढ़ेगी, और साथ में ईसीजी में चेंजेस भी आने शुरू हो जाएंगे। मैंने बोला कि अगर हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं है तब तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, 140 150 तक पहुंचेगी। लेकिन इन पेशेंट में देखोगे कि हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई कम है, और साथ में ईसीजी में आप चेंजेस देखना शुरू कर देंगे, जो कि होगा एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको, क्योंकि आजकल तो ईसीजी तो देता ही है एग्जाम में, तो आप ये इस टाइप की जो जो मैंने चेंज अभी दिखाया है, दैट इज़ द एसटी सेगमेंट डिप्रेशन को विजुलाइज कर पाओगे। और इनफैक्ट अगर ये इसी तरीके से और चलने की कोशिश करेगा, तो आप नोटिस करोगे कि एसटी सेगमेंट डिप्रेशन तो होगा ही होगा, लेकिन इन पेशेंट्स में साथ में अब धीरे धीरे टी वेव इन्वर्जन भी आना शुरू हो जाता है। तो मैंने इसी मेरे पेशेंट में आगे जाके थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है, आई जस्ट शो दैट वंस अगेन। मैंने बोला कि जो एसटी डिप्रेशन था वो तो इसको था ही था, लेकिन उसके साथ साथ में अब जो टी वेव की पोलैरिटी है, जो टी वेव पहले पॉजिटिव आ रही थी अब वो नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी। So you can notice that I have tried to show ST segment depression, and I've also tried to show TWI. TWI is a short form for T wave inversion. ये फाइंडिंग्स आपको तब मिलेंगी जब पेशेंट ट्रेडमिल पे चलेगा। और एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत बार हमारे जो पेशेंट्स आते हैं वो गांव से आते हैं, उन्होंने कभी ट्रेडमिल देखा नहीं होता है। तो कई बार वो कंफर्टेबल फील नहीं करते कि ट्रेडमिल पे चलने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडमिल पे चलाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आदमी ट्रेडमिल पे नहीं चल सकता या कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो हमें फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम फिर स्ट्रेस कैसे देंगे? हम फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस दे सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब आप इसको ड्रिप चला सकते हो डोबूटामाइन की। ये डोबूटामाइन की ड्रिप चलाने से अगेन क्या होगा? डोबूटामाइन किसको स्टिमुलेट करता है? हार्ट में बीटा 1 को। बीटा 1 के स्टिमुलेशन से क्या होता है? हार्ट रेट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आपकी मेरी हार्ट रेट तो बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्यूल है ना, सप्लाई है, ऑक्सीजन है, तो आपकी मेरी हार्ट रेट तो बढ़ जाएगी। लेकिन इन पेशेंट्स में देखोगे जब हार्ट रेट बढ़नी शुरू होगी, तो क्योंकि सप्लाई कम है, तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन आना शुरू हो जाता है। मैंने बेसिकली आपको ये बताया कि ट्रेडमिल टेस्ट में तो आप पेशेंट को फिजिकल मतलब हार्ड वर्क करा रहे हैं, उसको चलवा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसे हार्ड वर्क करवाया जाए। हम उसको फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस भी दे सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब डोबूटामाइन दे के भी हम सेम फाइंडिंग्स को एलिसिट कर सकते हैं, ईसीजी में चेंजेस आ जाएंगे। तो एक और टेस्ट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ ट्रेडमिल टेस्ट के सिवा, दैट इज स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी।
स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी में स्ट्रेस कैसे देंगे हम फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस देंगे, हम डोबूटामाइन की ड्रिप चला देंगे और ड्रिप चलाने के बाद में हम इसकी ईसीजी भी चेक करेंगे और इको भी देखेंगे। और इको में जो फाइंडिंग्स होंगी उसमें क्या होगा कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है, क्योंकि अगर कभी भी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, अगर फ्यूल ही नहीं है तो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है वो भी कम हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम मिलेगी। तो इको इको भी कर रहे हैं और साथ में ईसीजी भी कर रहे हैं, तो स्ट्रेस इको इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू ट्रेडमिल टेस्ट। स्ट्रेस इको इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट से तकरीबन 80% एक्यूरेसी से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है। स्ट्रेस इको से 90% एक्यूरेसी से बता सकते हैं कि कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है। और देयरफॉर यहाँ पर आपसे जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो होगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट वे नॉन इन्वेजिव, क्योंकि इन्वेजिव तो कॉर्नरी एंजियोग्राफी है कि भाई मैं पेशेंट की एंजियोग्राफी करा लूँ, लेकिन एंजियोग्राफी के लिए या तो रेडियल आर्टरी से अप्रोच लेना पड़ता है, रेडियल आर्टरी पंक्चर करनी पड़ती है, या फिर फिमोरल आर्टरी पंक्चर करनी पड़ती है। आप सोचिए ना, अगर आप अपने रिलेटिव को बोलेंगे कि भाई मैं आपकी रेडियल आर्टरी या फेमोरल आर्टरी का पंक्चर करके एक्सेस लूंगा, फिर हम डाई भेजेंगे, वी विल सेंड अप अ गाइड वायर टुवर्ड्स द हार्ट, फिर हम डाई इंजेक्ट करेंगे, तो भाग जाएगा। लोग एंजियोग्राफी कराना नहीं चाहते, तभी तो हम नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो देयरफॉर अभी हमारे पास में अवेलेबल है कॉर्नरी सीटी एंजियोग्राफी। ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। यहाँ पर कन्वेंशनल एंजियोग्राफी के जैसे आपको रेडियल आर्टरी या फेमोरल आर्टरी एक्सेस की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आईवी कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, आईवी कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं और 256 स्लाइस सीटी से आप कॉर्नरी आर्टरी के सेक्शन 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 देख रहे हैं जिसमें ब्लॉकेजेस प्रेजेंट है। तो कॉर्नरी सीटी एंजियोग्राफी एक और टेस्ट है जिससे हम ब्लॉकेजेस इन द कॉर्नरी आर्टरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं जो आगे फिगर्स बोलूंगा उनको मैं लिख के हटा दूंगा, सिर्फ आपके समझने के लिए है। ट्रेडमिल टेस्ट की देखो, हर टेस्ट 100% एक्यूरेट तो नहीं होता है, कई टेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, कई कम होते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट 80% के आसपास ही एक्यूरेट है, क्योंकि कई बार पेशेंट थक जाते हैं, वो चल ही नहीं पाता ट्रेडमिल पे। मान लो हमने ट्रेडमिल पे चलाया 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट हम चलाने की कोशिश कर रहे थे, तो 5 या 6 मिनट के बाद में हाथ जोड़ देगा कि मेरे तो सांस फूल रहा है, तो आपको ट्रेडमिल से उतारना पड़ेगा। तो जब टेस्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ तो हम डायग्नोसिस ही नहीं कर पाएंगे। और इसके कॉन्ट्रास्ट में जो स्ट्रेस इको होती है, क्योंकि वहाँ ईसीजी भी करते हैं और इको भी करते हैं, तो एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। लेकिन जो कॉर्नरी सीटी एंजियोग्राफी है उसकी एक्यूरेसी क्लोज टू 100% है। तो मैं ये परसेंटेजेस अब हटा रहा हूँ, क्योंकि आपसे वो परसेंटेज नहीं पूछेगा, वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। तो दो मैं यहाँ पे फिर से हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, जो सबसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब परफेक्ट आपको एविडेंस दे रही है, रियल टाइम में बता रही है कि भाई कितना परसेंट ब्लॉकेज है, कहाँ पर ब्लॉकेज है, कितनी ज़्यादा ब्लॉकेज है। क्योंकि कई बार डबल वेसल डिजीज होता है, कई बार ट्रिपल वेसल डिजीज होता है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन तो हमारी जो स्टैंडर्ड इन्वेजिव वाली, जो हम कैथ लैब में इन्वेजिव वाली कॉर्नरी एंजियोग्राफी करते हैं, जिसको या तो रेडियल एक्सेस लिया जाता है या फिर ट्रांस रेडियल के जगह पे फेमोरल एक्सेस लिया जाता है। तो ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, मतलब ये तो ओवरऑल सबसे बढ़िया है। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना, प्रैक्टिकल क्यों नहीं, क्योंकि इन्वेजिव है। तो नॉन इन्वेजिव के परस्पेक्टिव से अगर वो बोलेगा कि क्या टेस्ट करेंगे, तो हमारा आंसर रहेगा कॉर्नरी सिटी एंजियोग्राफी। देखिए आजकल जो ज़माना है वो नॉन इन्वेजिव वर्कअप का है। जो मैंने टेस्ट आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं उनका मैं इनफैक्ट नंबर्स जो हैं वो फिर से मेंशन करता हूँ, मतलब नंबर वाइज उसको लिख लेते हैं। एक मैंने जो टेस्ट लिखा है उसका नाम है ट्रेडमिल टेस्ट, दूसरा टेस्ट लिखा है स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, फिर लिखा है कॉर्नरी सिटी एंजियोग्राफी, और फिर मैंने लिखा है कॉर्नरी एंजियोग्राफी। देयर टोटल ऑफ 4 टेस्ट दैट आई हैव रिटन बिफोर यू। जो रेड से लिखा है वो तो इन्वेजिव है, लेकिन 1 2 3 जो मैंने लिखे हैं ऊपर वो नॉन इन्वेजिव है। तो नॉन इन्वेजिव में अगर वो बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर इवेलुएशन, बेस्ट मोडालिटी फॉर इवेलुएशन ऑफ क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, द आंसर इज कॉर्नरी सीटी एंजियोग्राफी। एंड अगर पेशेंट एग्रीड है हमारे साथ में इन्वेजिव प्रोसीजर के लिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर आप खुद अपने रिलेटिव्स में बात करके देखिएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग एंजियोग्राफी कराना ही नहीं चाहते हैं। नॉट कि एंजियोग्राफी में कोई डेथ हो जाएगी, नॉट, बट सिंपली कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, सुबह 8 बजे आपको अस्पताल में पहुंचना है, शाम को 4 बजे छुट्टी होगी, फिर आप कंसेंट फॉर्म साइन कराओगे, आप उसमें बताओगे कि आपकी रेडियल आर्टरी का एक्सलेस ले रहे हैं, आर्टरी पंक्चर कर रहे हैं ना, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, आपको कंसेंट लेना होगा। तो मैं अभी एंजियोग्राफी से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेंट वाले एस्पेक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी का मैसेज सिर्फ इतना ही है कि अगर वो बोलेगा कि सबसे पहले क्या करोगे, तो आइडली सबसे पहले क्या करना चाहिए, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करनी चाहिए, ट्रेडमिल टेस्ट करनी चाहिए। लेकिन अब कोई अगर ट्रेडमिल पे नहीं चल पा रहा
या किसी का वज़न बहुत ज़्यादा है, मान लो किसी का वज़न 150 किलो है, तो यार ट्रेडमिल पे चल ही नहीं पाएगा ना वो तो, गिर सकता है ट्रेडमिल से। तो अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को इंजरी हो सकती है, वो ट्रेडमिल पे चाह के भी नहीं चल पाएगा, तो फिर हम ट्रेडमिल टेस्ट करेंगे नहीं, हम बोलेंगे हम दवाई से आपका हार्ट रेट बढ़ाएँगे। दवाई वो पूछेगा क्या दोगे? तो उसको तो नहीं पता डोबूटामाइन क्या होता है, पर आपको आपके एग्ज़ाम के लिए मालूम होना चाहिए कि ये बीटा 1 को स्टिमुलेट करके हार्ट रेट को बढ़ाता है। और अगर आप हार्ट रेट को बढ़ाओगे तो हार्ट की ऑक्सीजन कंज़म्पशन भी बढ़ जाएगी और आप में मुझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट की ऑक्सीजन कंज़म्पशन बढ़ाते जाइए। लेकिन इस पेशेंट में क्योंकि ब्लॉकेजेज़ हैं, तो ईसीजी में एसटी डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन आना शुरू हो जाएगा। अगर वो कंपैरिज़न में पूछे कि ट्रेडमिल टेस्ट भी दे दे, स्ट्रेस इको भी दे दे, कोरोनरी सीटी एंजियोग्राफी भी दे और बोले कि फिर कौन-सा बेस्ट है, तो आपका आंसर 1 टू 3 जो कि नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, वहाँ पे आंसर कोरोनरी सीटी एंजियोग्राफी है। गोल्ड स्टैंडर्ड पूछेगा तो आप कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलेंगे। देखिए, आइडियली तो जहाँ पे दवाइयों से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और पेशेंट सफ़र कर रहा होता है ना, एक बार किसी को जब सीवियर चेस्ट पेन के एपिसोड बार-बार होते हैं, तो वो तो राज़ी हो जाता है हर चीज़ के लिए। वो तो बोलता है कि सर मैम आप इलाज करो, बस मैं ठीक होना चाहता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में जब डिजीज़ डेवलप हो रहा होता है, उस टाइम पे पेशेंट इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो ये तो ख़ैर आपको एस्पेक्ट्स मालूम होने चाहिए और मैं यहाँ पर अब आपको टेक्निकली ये बताना भी चाहूँगा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि कोरोनरी एंजियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती हैं और प्रैक्टिकली भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्योंकि कोरोनरी एंजियोग्राफी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है और उसके साथ में साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये एक डे केयर प्रोसीजर है। पेशेंट सुबह अस्पताल में एडमिट होगा, शाम हम उसको घर पे भेज देंगे। ये गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इसके साथ में एक तो क्योंकि जो डाई दे रहे हैं, कभी भी हम कोई डाई जब इंजेक्ट करते हैं, तो एलर्जिक रिएक्शन का रिस्क रहता ही रहता है। तो एक तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी पेशेंट को एलर्जीज़ हैं, तो वो एलर्जीज़ के बारे में डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है। सी फूड एलर्जी है, नट एलर्जी है या पहले कभी उसका टेस्ट हुआ हो, सीटी स्कैन हुआ हो रंगीन वाला, कंट्रासेनल सीटी और डाई से उसको एलर्जिक रिएक्शन हुआ, तो हमें पूछना होता है कि पहले कभी आपका कभी रंगीन सीटी स्कैन हुआ या एमआरआई हुआ या पहले कभी एंजियोग्राफी हुई, तो जो डाई दी गई थी उससे कोई एलर्जी तो नहीं थी? तो वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो कोई एलर्जी नहीं। दूसरी जो बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पर आप रेडियल आर्टरी को पंक्चर करते हैं या फिर फेमोरल आर्टरी को पंक्चर करते हैं, तो वहाँ पर हेमाटोमा बन सकता है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है रेडियल आर्टरी से या फेमोरल आर्टरी से। क्योंकि रेडियल आर्टरी और फेमोरल आर्टरी से ब्लीडिंग हो जाती है, तो हमें डायरेक्ट प्रेशर देना होता है ताकि ये ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए। और यहाँ पर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि एंजियोग्राफी के बाद में पेशेंट को सेमी फॉलर पोजीशन में नहीं रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एंजियोग्राफी के बारे में नो सेमी फॉलर पोजीशन इज़ टू बी मेंटेन्ड क्योंकि उससे प्रेशर ऑन द साइट नहीं हो पाएगा। पेशेंट को बिल्कुल सीधा लेटना है, उसको टाँगे क्रॉस भी नहीं करनी है, घुटने नहीं मोड़ने। नॉर्मली जब हम लेटते हैं तो घुटना मोड़ लेते हैं या फिर हम अपनी टाँगे क्रॉस कर लेते हैं। उसको बोलना है बिल्कुल सीधा लेटना है फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 4 टू 6 आवर्स और उसके ऊपर हम प्रेशर देते हैं ताकि जहाँ से हमने एक्सेस लिया है वहाँ से ब्लीडिंग ना हो, अदरवाइज़ वहाँ पर लार्ज हेमाटोमा बन सकता है। तो आपको एबीसीडी के फॉर्मेट में ये याद करना है कि ए से एलर्जिक रिएक्शन के बारे में पूछना होता है, बी क्योंकि ब्लीडिंग हो सकती है तो प्रेशर देके रखना है जहाँ से एंजियोग्राफी पेशेंट की करी जाएगी और हमेशा फाइल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर टेस्ट से पहले और टेस्ट के बाद की सीरम क्रिएटिनिन की रिपोर्ट आपने एंटर करनी है। कभी भी एंजियोग्राफी उस पेशेंट में नहीं करी जा सकती जिसका क्रिएटिनिन पहले से बढ़ा हुआ है। अगर आपने एंजियोग्राफी करी ऐसे आदमी में जिसमें क्रिएटिनिन पहले से बढ़ा हुआ है, तो जो डाई है, वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है, जिसकी किडनी पहले से ही खराब है। भई क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है मतलब किडनी खराब है। जिसकी किडनी पहले से ही खराब है और उसकी हम एंजियोग्राफी कर देंगे, तो ऐसे मरीज़ में तो रेदर रीनल फेलियर का रिस्क रहता है। तो क्रिएटिनिन के जो वैल्यूज़ हैं प्री एंड पोस्ट वो आपको एंट्री करना होता है कंप्यूटर में या सरकारी हॉस्पिटल में तो कंप्यूटर नहीं होता तो फाइल में एंटर करते हैं। बट प्री एंड पोस्ट वैल्यूज़ की जो एंट्री करना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी एज़ अ नर्सिंग अफ़सर रहेगी और इसमें कभी भी अगर आपको राइज़ मिल रहा है क्रिएटिनिन का, यू मस्ट ऑलवेज़ इन्फॉर्म द फिजिशियन क्योंकि अगर क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ रही है, तो पेशेंट में यहाँ पे हमेशा एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है जिसको बोलते हैं कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। जो डाई हम एंजियोग्राफी के दौरान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्योंकि इसकी किडनी पहले से ही खराब थी क्योंकि डायबिटिक था, इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी थी और हमने देखा नहीं, तो इसकी किडनी फेलियर हो सकता है, इसको डायलिसिस की नौबत आ सकती है। भाई रिलेटिव तो बुरा मनाएँगे, पेशेंट भी बुरा मनाएगा। भई मैं तो आपके पास आया था टेस्ट कराने के लिए, आपने मेरे को डायलिसिस की नौबत करवा दी। तो यू ऑलवेज़ हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू द क्रिएटिनिन एस्पेक्ट एंड देन सी से एक और एस्पेक्ट है कि अगर आर्टरी पल्पेट नहीं हो रही क्योंकि जब भी आप आर्टरी का एक्सेस लेते हैं तो आर्टरी जो होती है स्पैज़म में चली जाती है।
और स्पैज़म में जाती है तो उसकी वजह से गैंग्रीन होने का रिस्क रहता है। तो कभी भी ये आपके एग्ज़ाम का ही टिप है कि इफ़ द नर्सिंग अफ़सर आफ्टर प्रोसीजर के बाद में आपने मान लीजिए 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब आप मॉनिटरिंग करते हैं और आप पल्सेशंस ऑफ द आर्टरी को पैल्पेट नहीं कर पा रहे, कांट पैल्पेट द आर्टरी पल्सेशन, तो दैट इज़ ऑलवेज़ अ इंडिकेशन फॉर इन्फॉर्मिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन और इन्फॉर्मिंग द फिजिशियन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्रिएटिनिन की वैल्यू प्रोसीजर के बाद में सडनली बढ़ गई। प्रोसीजर से पहले नॉर्मल जो क्रिएटिनिन की वैल्यू होती है, नॉर्मल जो आपका मेरा सीरम क्रिएटिनिन होता है वो 0.8 से 1.2 के आसपास रहता है। तो प्रोसीजर से पहले तो 0.8 ही था, लेकिन प्रोसीजर के बाद में रिपोर्ट आपने देखी 2 मिलीग्राम आ रही है, तो दैट इज़ ऑलवेज़ अ कॉज़ ऑफ कंसर्न। आपने फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, कैन नॉट पैल्पेट द आर्टरी, अगेन आपने फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। तो एबीसी में एलर्जिक रिएक्शन हो गया, ब्लीडिंग एस्पेक्ट्स हो गए और क्रिएटिनिन कांट पैल्पेट द आर्टरी, आई मीन दीज आर लाइक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हिच मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला पॉइंट सिर्फ आपकी डी जो है ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स होते हैं उनमें कई केसेस में यू माइट हैव टू स्टॉप इवन मेटफॉर्मिन। हम बहुत बारी आपने देखा होगा कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो एंजियोग्राफी से पहले मेटफॉर्मिन की टैबलेट बंद करा देता है। ये सब में बंद नहीं करनी होती है, ये सिर्फ उन्हीं में बंद करनी होती है जिनका जो एस्टिमेटेड जीएफआर होता है वो कम है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये डी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, दिस इज़ नॉट टू बी अ यूनिवर्सल गाइडलाइन, क्योंकि सभी में मेटफॉर्मिन बंद नहीं होती है। लेकिन कई बार आप देखोगे कि फिजिशियन एंजियोग्राफी रिपोर्ट से पहले ही 1 दिन पहले मेटफॉर्मिन जो है वो बंद करा देंगे। इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि उसका एस्टिमेटेड जीएफआर कम है। ऐसा देखा गया है कि मेटफॉर्मिन अगर चालू रखी जाए तो मेटफॉर्मिन से लैक्टिक एसिडोसिस की संभावना रहती है। तो ख़ैर ये तो कार्डियोलॉजिस्ट का डिसीज़न है कि मेटफॉर्मिन बंद करना है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे डायबिटिक होते हैं। अगर मेटफॉर्मिन पे नहीं है, वो आजकल तो डायबिटीज़ की इतनी सारी दवाई है ना, सारे तो मेटफॉर्मिन पे नहीं होते हैं। लेकिन जो सबसे पुरानी दवाई है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए, वो कार्डियोलॉजिस्ट के डिस्क्रिशन पे अगर एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट सब्सटैंशियली कम है, तो फिर हम मेटफॉर्मिन को प्रोसीजर से पहले बंद कर देंगे। तो डी वाला एस्पेक्ट तो कार्डियोलॉजिस्ट का डिसीजन है, बट आपको आपके एग्ज़ाम में एबीसी के बारे में पूछ सकता है, जो कि कॉर्नरी एंजियोग्राफी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। और कॉर्नरी एंजियोग्राफी डे केयर प्रोसीजर है, मरीज़ सुबह आएगा और शाम को हम उसको घर भेज देंगे, लेकिन हम रियल टाइम में देख पाएँगे, कहाँ पर ब्लॉकेज है, कितना परसेंट ब्लॉकेज है, ताकि हम सिंगल वेसल डिज़ीज़, डबल वेसल डिज़ीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ। इस टेस्ट का डिसएडवांटेज एक ही है कि क्योंकि हम आर्टरी को पंक्चर कर रहे हैं, तो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबिलिटी कम होती है। वो पेशेंट राज़ी नहीं होता, वो कंसेंट ही नहीं देता, और कोई कंसेंट ही नहीं देगा तो फिर हम बोलेंगे ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तभी तो हमने ये दूसरी टेस्ट बनाई ना कि हम सीधा नस में आपके मतलब वेन में, नस मतलब इज़ नॉट अ नर्व हेयर, नस मतलब वेन में यहाँ पर हम आपके कंट्रास्ट दे देंगे। वो हार्ट में फ्लो करेगा, जो सीटी स्कैन की मशीन है वो रोटेट करती है, 256 स्लाइस सीटी होता है, वो सेक्शंस लेता है कॉर्नरी आर्टरी के, और वो मिलीमीटर बाय मिलीमीटर फिर इमेज रिकंस्ट्रक्शन करके बता देता है कि कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है या नहीं है। तो पॉइंट नंबर 3 एक नॉन इन्वेसिव मेथड है, जिसमें इस टाइप के रिस्क्स कम है, आर्टेरियल पंक्चर क्योंकि नहीं है, लेकिन कॉर्नरी एंजियोग्राफी के साथ में आपको एबीसी वाले एस्पेक्ट्स याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, जिसको ईज़ी बनाने के लिए मैंने अगेन एक सिंपल निमोनिक बोला है, एबीसी, वेयर अल्फाबेट ए वुड स्टैंड फॉर एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी से मेरा मतलब है कि यहाँ पर हम एक बैलून डिप्लॉय करेंगे, जिससे हम फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर पाएंगे। और क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस वापस आ जाता है, कॉर्नरी आर्टरीज की ब्लॉकेज दोबारा से क्रिएट कर सकता है, तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं इस डायग्राम में कि एंजियोप्लास्टी के साथ में मैंने यहाँ पर एक स्टेंट पे डिप्लॉय किया है। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है कॉर्नरी आर्टरी की ब्लॉकेज को रिलीव करने के लिए, वो है एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग। यहाँ पर जो स्टेंट्स लगाए जाते हैं उनके ऊपर एक दवाई भी लगी होती है, जो धीरे-धीरे रिलीज़ होती रहती है और वो एथेरोस्क्लेरोसिस को वापस आने से रोकती है। तो देखिए, जब मैं आपकी उम्र पे था और मैं पढ़ता था, तब तो हम लोग पढ़ते थे बेयर मेटल स्टेंट, जिसमें सिर्फ मेटल का मैश होता था। लेकिन आजकल हम पढ़ते हैं ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट, और ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये तो एज़ सच आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप नर्सिंग फील्ड में हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, तो आपके रिलेटिव्स, आपके जानकार भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन-सा वाला स्टेंट लगवाना चाहिए, क्या प्लेन बेयर मेटल स्टेंट लगवाना चाहिए या ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट लगवाना चाहिए। तो आपका आंसर होगा कि आप ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट लगवाइए, दो वो थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, बट इनका फ़ायदा ये है कि ये, क्योंकि इनके ऊपर ये दवाई लगी होती है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी दवाई होती है, और इस दवाई की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस वापस आने की संभावना या चांसेस कम हो जाते हैं। तो क्या-क्या मेडिसिन इसके ऊपर लगी होती हैं, तो दवाइयाँ होती हैं जैसे कि सिरोनिमस या फिर एवेरोनिमस। तो पहला मैसेज यही है कि
for management of any patient who's having blockages in his coronary artery, हमारे पास 3 अप्रोचेज़ हैं। एक है एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग, दूसरा है बाईपास ग्राफ्टिंग। अब बाईपास ग्राफ्टिंग को कई बार CABG करके लिखा होता है, कैबेज करके लिखा होता है। सो बेसिकली मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, फिर हम ब्लड वेसल्स की बात कर लेंगे। तो जिन पेशेंट्स में ट्रिपल वेसल डिजीज़ होता है, जो हार्ट की मेन ब्लड वेसल्स अगर ब्लॉक्ड हैं, तो उन पेशेंट्स में हमें बाईपास ग्राफ्ट लगाने पड़ते हैं। और इसको समझाने के लिए मैं जो बेस्ट एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह सर का है। मनमोहन सिंह सर हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे 10 साल के लिए, एंड वन ऑफ द वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर्स दैट वी हैड। कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की उनको जब ज़रूरत पड़ी, तो पहली बार जो ब्लड वेसल यूज़ करी गई, वो तो थी इंटरनल मेमोरी आर्टरी। तो बहुत बारी आप ऐसा देखेंगे, लीमा टू लैड, दैट इज लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी टू लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो आप देख रहे हैं ये आर्च ऑफ एओर्टा है, यहाँ से लीमा का जो ग्राफ्ट है, लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी का ग्राफ्ट, वो डिप्लॉय किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में यहाँ पर ब्लॉकेज है, तो फिर ये जो ग्राफ्ट है ये इसके आगे डिप्लॉय कर दिया जाएगा, ताकि हम ब्लॉकेज के आगे मैनेज कर रहे हैं। तो लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी को यूज़ किया जा सकता है, राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी को यूज़ किया जा सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरनल मेमोरी आर्टरी ग्राफ्ट के सिवा आपको और भी ग्राफ्ट्स की ज़रूरत पड़े, तो और कौन कौन सी ब्लड वेसल्स अवेलेबल हैं जिनको हम ग्राफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक और ब्लड वेसल जो कि ग्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है, उसका नाम होता है सैफनस वेन। अब सैफनस वेन दो होती है, एक शॉर्ट सैफनस वेन होती है, एक ग्रेट सैफनस वेन होती है। तो हम ग्रेट सैफनस वेन को प्रेफर करेंगे। और मनमोहन सिंह सर के केस में तो क्योंकि ब्लॉकेजेस मल्टीपल थी, तो उनका इनफैक्ट जो CABG का ऑपरेशन हुआ 2 बार करना पड़ा। वो दूसरी बार इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो ग्राफ्ट्स लगाए लीमा या ग्रेट सैफनस वेन, ये भी ब्लॉक हो गए। तो जब दूसरी बार उनका ऑपरेशन किया गया कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग का, तब उन्हें रेडियल आर्टरी का इस्तेमाल या यूज़ करना पड़ा। एंड अभी आप जानते हैं मनमोहन सिंह सर, आई मीन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनकी उम्र 93 ईयर्स है, और वो अभी रिसेंटली लोकसभा में फिर भी प्रेजेंट थे फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। सो दो इज़ वेरी वेरी सीनियर, बट एन अ वेरी सीनियर रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। उनका 2 बार बाईपास ग्राफ्टिंग हुआ है। तो उनके केस में तो ये ब्लड वेसल सारे यूज़ कर लिए हमने, दैट इज़ लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, सैफनस वेन, और इवन उनकी रेडियल आर्टरी ग्राफ्ट्स भी यूज़ कर लिए गए हैं। और एक और ब्लड वेसल जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ बाईपास ग्राफ्टिंग में यूज़ हो सकती है, ये हमारे स्टमक के आसपास होती है। इसका नाम होता है गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो फिलहाल आप जानते हैं कि 4 ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम बाईपास ग्राफ्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी ब्लड वेसल है? इंटरनल मेमोरी आर्टरी, जैसे कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा था लीमा, दैट इज लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी का ग्राफ्ट हमने लगा दिया था डिस्टल टू, मतलब वो ऑब्स्ट्रक्शन को बाईपास कर रहा था लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की। सो लीमा टू लैड, ग्रेट सैफनस वेन, रेडियल आर्टरी और गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। अगर वो आपको इनमें से एक सिलेक्ट करने के लिए बोलता है और बोलता है कि विच इज़ द बेस्ट बाईपास ग्राफ्ट, तो जो बेस्ट होता है वो इंटरनल मेमोरी आर्टरी का ग्राफ्ट होता है। बट अगर वो बोलता है कि मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड कौन सा होता है, तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सर्जन्स होते हैं वो पैर से वेन ले रहे होते हैं, फिर वो हार्ट में डिप्लॉय कर रहे हैं। तो अगर मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लड वेसल वो पूछेगा कि सबसे कॉमनली कौन सी इस्तेमाल होती है, तो आज की डेट में भी हमारे देश में जो सबसे कॉमनली यूज्ड होती है वो ग्रेट सैफनस वेन होती है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, इन अ सेंस कि जो सैफनस वेन का ग्राफ्ट होता है वो 10 से 12 साल के बाद में काम करना बंद कर देता है। लेकिन जो लीमा का ग्राफ्ट है, इंटरनल मेमोरी आर्टरी का ग्राफ्ट है, वो तकरीबन 15 से 20 साल चलता है। तो क्योंकि वो 15 से 20 साल चलता है और सैफनस वेन वाला सिर्फ 10 से 12 साल चलता है, तभी मैंने बोला कि इंटरनल मेमोरी आर्टरी ग्राफ्ट बेस्ट है। लेकिन जहाँ पे मान लो नहीं एक्सेसिबल है या सर्जन इंटरनल मेमोरी आर्टरी को सर्जिकल रीज़न से नहीं यूज़ करना चाहते, तो फिर हम ग्रेट सैफनस वेन को यूज़ कर सकते हैं। उसके सिवा रेडियल आर्टरी भी है और गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी भी है। तो ए से हो गया एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग, बी से हो गया बाईपास ग्राफ्टिंग, और जो सी है वो बेसिकली एक और प्रोसीजर है जिसमें जो कॉर्नरी आर्टरी के अंदर जो एथ्रोस्क्लेरोटिक ब्लॉकेजेस हैं उनको निकाला जा सकता है। तो उसको बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी एथरेक्टमी। देखिए मैंने बताया था कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज का कारण क्या था? एथ्रोस्क्लेरोसिस। तो कॉर्नरी आर्टरी में फैट का डिपोजिशन था, फाइब्रोसिस था। तो अगर वो जो जो मटेरियल डिपॉजिटेड था जिससे कॉर्नरी आर्टरी नैरो हो रही है, उसको निकाल दिया जाए, तो जो प्रोसीजर किया जाता है उसका नाम होता है कॉर्नरी आर्टरी आर्टरेक्टमी। तो आप इन दोनों में से, इन तीनों में से जो मेन याद रखना है वो ए और बी है, दैट इज एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग एंड बाईपास ग्राफ्टिंग। लेकिन उसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है, दैट इज कॉर्नरी आर्टरी आर्टरेक्टमी का। आर्टरेक्टमी मतलब एथ्रोस्क्लेरोटिक नर्विंग को हटा देंगे। और अगर पेशेंट इसके लिए रेडी नहीं है
तो हम एटलीस्ट स्टैटिन्स तो दे ही सकते हैं। हम अटोरवास्टैटिन, रोज़ुवास्टैटिन जैसी दवाइयाँ चालू कर सकते हैं और इनका फ़ायदा क्या होगा कि ये कोलेस्ट्रॉल का जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको धीरे-धीरे कम करेगी और जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है जितना बन गया उतना तो बन गया, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। वो रिवर्सल नहीं होता लेकिन एटलीस्ट वो बढ़ने से रोका जा सकता है। प्लीज़ डोंट बी अंडर इंप्रेशन कि स्टैटिन खाने से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक हट जाएगा। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि स्टैटिन से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक हट जाएगा। पेशेंट भी ये बोलेगा कि हट जाएगा। नहीं जी, रिवर्स तो हो नहीं सकता क्योंकि जो डैमेज हो गया बॉडी में वो तो रिवर्स कभी होता ही नहीं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से रुक सकता है और यहाँ पे वो फार्माकोलॉजी का डिटेल भी डाल सकता है क्योंकि स्टार्टिंग की जगह पे वो लिख देगा एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेस इनहिबिटर। ये वो एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराल्डिहाइड कोएंजाइम रिडक्टेस और एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेस अगर हम इनहिबिट कर दें तो फिर बैड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ है वो प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाता है। तो ये तो मेन इंटरवेंशंस हैं जिनके लिए आपको आपका रोल आप एज अ नर्सिंग अफसर ये रहेगा कि आपको पेशेंट को प्रिपेयर करना है फॉर एनी ऑफ दीज ऑप्शंस विच एवर पेशेंट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द फिजिशियन। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिशियन ने अगर एंजियोग्राफी की रिपोर्ट में देखा कि मरीज को ट्रिपल वेसल डिजीज है तो ट्रिपल वेसल डिजीज में हम बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं। लेकिन सपोज एक ही ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है या 2 ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है तब हम एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग करते हैं। तो ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन तो ऑब्वियसली कार्डियोलॉजिस्ट लेंगे, फिजिशियन लेगा। लेकिन बेसिक मैसेज आप लोगों के लिए फ़िलहाल यही है कि आप कब आंसर करेंगे एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग, दैट वुड बी एनी केस ऑफ सिंगल/डबल वेसल डिजीज़। बट इफ अ पर्सन इज हैविंग ट्रिपल वेसल डिजीज़ दैट इज़ व्हेन कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं। ट्रिपल वेसल डिजीज़ का मतलब क्या होता है? तो जो हार्ट की इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स है, एक होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हमारे हार्ट के आगे वाले हिस्से को, जो हमारे हार्ट का हिस्सा स्टर्नम को फेस कर रहा है एंटीरियर, उसको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करती है। एक और ब्लड वेसल जो कि इन्वॉल्व हो सकती है उसका नाम होता है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। दो इसका डायग्राम जो है वो मैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले सेक्शन में और इवन एंजाइना का जो सेकंड वाला वीडियो है उसमें भी मैंने वो डायग्राम बना के दिखाया हुआ है ये ब्लड वेसल्स। लेकिन फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है वो हमारे हार्ट के साइड वाले हिस्से को, जो हमारा एक्सला वाली साइड पे होगा, लैटरल सरफेस जिसे बोलते हैं, वो लैटरल सरफेस को सप्लाई करती है। ऑन द अदर हैंड हमारे हार्ट का वो हिस्सा जो हमारे डायफ्राम को टच कर रहा है, आपका कुछ हार्ट का हिस्सा नीचे हमारे डायफ्राम जो मसल ऑफ इंस्पिरेशन तो उसको उसको फेस कर रहा होता है, तो उसको सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल होती है उसका नाम होता है राइट कॉर्नरी आर्टरी। तो बेसिकली मैंने बताया कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हार्ट का आगे वाला हिस्सा जो स्टर्नम को फेस कर रहा है उसको सप्लाई कर रही है। जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है वो लैटरल सरफेस को सप्लाई करती है, जो राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है इंफीरियर सरफेस को सप्लाई करती है। तो अगर इन तीनों ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है तो हार्ट के तीन इंपॉर्टेंट हिस्से, एंटीरियर भी, लैटरल भी और इंफीरियर सरफेस में इश्कीमिया प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम डालने को तो स्टेंट डाल सकते हैं लेकिन प्रोसीजर की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि देखो हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखनी होती है। ऐसा नहीं ना कि खूब सारे स्टेंट डाल दिए, वो तो गलत प्रैक्टिस होती है। तो एक लिमिट है कि कितने स्टेंट हम डालेंगे। और अगर ट्रिपल वेसल डिजीज़ है तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ट्रिपल वेसल डिजीज में देयर वुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स जिनका नाम होगा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट circumflex artery, right coronary artery, and due to the blockages present in these blood vessels we will have to go in for bypass grafting using blood vessels जिनका नाम था internal memory artery, saphenous vein, radial artery and gastroepiploic artery। आई होप आपको याद हो गया होगा। एंड उसके सिवा वो रूटीन चीज़ें भी आपसे पूछ सकता है। रूटीन से मेरा मतलब है कि भाई इसके सिवा और क्या करेंगे। तो हमारा जो पेशेंट है उसमें जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जैसे कि वो सिगरेट पीता है तो हम उसे सिगरेट छोड़ने के लिए बोलेंगे। इस पे सवाल भी आ सकता है कि भई आप सिगरेट छुड़वाने के लिए कैसे पेशेंट को कन्विंस करेंगे? तो आप सिगरेट को छोड़ने के लिए बोलोगे, बोलेगा सिगरेट ये भी कोई छोड़ने की बात होती है, मतलब सिगरेट छोड़ दूँ मैं, क्या बात कर रहे हो? तो आप उसकी काउंसलिंग तो करोगे ही करोगे कि भाई सिगरेट छोड़ना है आपको क्योंकि आपकी सेहत के लिए ये हानिकारक है। तो वो कहता है मैं तो रोज़ पीता हूँ इतने टाइम से, तो अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो जो होना होगा वो तो हो जाएगा। पर उसको आप समझाओगे कि जब होगा तो वो इतना सीवियर होगा कि हो सकता है कि आप अस्पताल भी ना पहुँचे या अस्पताल पहुँच के आपकी डेथ हो जाए और हॉस्पिटल के बिल्स इतने ज़्यादा होंगे कि बहुत बार तो आपकी फैमिली के ऊपर बर्डन आ जाएगा। तो पेशेंट कहता है ठीक है सर बताओ फिर करना क्या है? तो स्टॉप स्मोकिंग के लिए जो बेस्ट दवाई आप आंसर करोगे वो होगी निकोटीन। या तो निकोटीन का च्युइंग गम आता है या इसका बक्कल स्प्रे आता है।
So treatment of choice for quitting smoking is nicotine replacement therapy. दैट इज़ कि हम उसको निकोटीन तो प्रोवाइड करते रहे लेकिन सिगरेट स्मोक में जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिससे हार्ट डिजीज वर्सन होता है एटलीस्ट वो अवॉइड हो जाएगा। तो स्टॉप स्मोकिंग से मतलब यही है कि उसकी काउंसलिंग करनी है, उसे बताना है कि उसकी सेहत के लिए हानिकारक है। वो कहेगा ये सब मुझे पता है, आप मेन बताओ करना क्या है, तो हम उसे निकोटीन च्युइंग गम या निकोटीन बक्कल स्प्रे आता है तो बक्कल स्प्रे को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है डाइट कंट्रोल की। तो उसे यही बताना है कि भई क्योंकि मोस्ट पेशेंट्स तो डायबिटिक भी होते हैं तो लो कैलोरी डाइट, टाइप 2 डायबिटीज़ में तो खासकर उसे पर डे जो खाना खाना है कैलोरीज़ जो हम पर बॉडी वेट किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर वो 1800 कैलोरी या उससे कम कैलोरीज़ कंज़्यूम कर रहा है तो उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स साथ में हाइपरटेंसिव भी होते हैं तो उसको ये भी बताएँगे कि नमक भी कम खाना है। तो लो कैलोरी डाइट होनी चाहिए, उसमें सोडियम भी कम होना चाहिए, उसमें फैट भी कम होना चाहिए। फैट मतलब आइडियली तो जो फैट खाना चाहिए वो होता है पूफ़ा। पूफ़ा होता है जैसे कि सनफ्लावर ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। जो सबसे बेस्ट पूफ़ा रहेगा वो ऑलिव ऑयल रहेगा, सनफ्लावर ऑयल रहेगा। जैसे सफोला आता है जो ब्रांड है, तो ये वाले ऑयल्स रिलेटिवली गुड फॉर हेल्थ है। अब वो कहता है कि मैं बटर खा सकता हूँ, देसी घी खा सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा हाँ, इन मॉडरेशन में अगर आप कभी खाना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। जहाँ तक पॉसिबल है मिनिमल रखो, अवॉइड करो। पर अगर आपको लग रहा है कि खाना बहुत ब्लैंड हो रहा है, क्योंकि देखो अगर आप फैट नहीं डालोगे तो खाना का टेस्ट ही खराब हो जाता है। पेशेंट फिर ठीक से खाना खाता ही नहीं है या फिर वो चीटिंग करता है। क्योंकि अगर फैट ना खाया जाए तो फिर वो क्या करेगा, वो चिप्स खाना शुरू कर देगा, वो बिस्किट्स ज़्यादा खा बिस्किट्स तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, रस्क वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाना है क्योंकि उन सब में सैचुरेटेड फैट होता है, सभी में पाम ऑयल होता है। सो अगेन मैं एज़ एज़ क्योंकि आप हेल्थ हेल्थ वर्कर्स हैं, पहले हम सारे हेल्थ वर्कर्स हैं, तो आपको पेशेंट्स को ये ज़रूर बताना है कि बिस्किट्स जो होते हैं, जो बेकरी से बिस्किट्स आते हैं, वो होते बड़े टेस्टी है। उसकी स्मेल जो बिस्किट की होती है, फ्रेश जो बेकरी से आता है, दैट विल साउंड वेरी नाइस। बट क्योंकि उसमें पाम ऑयल यूज़ हो रहा होता है, घटिया क्वालिटी का ऑयल यूज़ हो रहा होता है, तो बिस्किट्स तो बिल्कुल नो है, रस्क बिल्कुल नो है। और हम बेसिकली ये बताएँगे कि पोहा को कंज़्यूम करिए, मूफ़ा भी खा सकते हैं, पर क्या बिल्कुल भी नहीं खाना है, तो ट्रांस फैट्स हमेशा ज़ीरो इन द डाइट होंगे। जो फ्राइड फूड है, उसको बोलेंगे भई अगर आपको फ्राइड कभी खाना भी है तो घर पे खा लीजिए ना, अच्छी क्वालिटी ऑयल में कुकिंग करके, रादर देन कि आप आउटसाइड फूड खा रहे हैं, छोले-भटूरे खा रहे हैं किसी लोकल रेस्टोरेंट से जिसने ऑयल ही चेंज नहीं किया। जो ऑयल उसने कल इस्तेमाल किया था वही ऑयल उसने आज यूज़ किया। तो हमें लो फैट डाइट, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट के बारे में समझाना है। लो कोलेस्ट्रॉल से मेरा मतलब है कि वो जो मेरा पेशेंट है वो एग्स खाता है, अंडे खाता है, तो वो पूछ रहा है कि मैं अंडे का जो एग वाला योक वाला कंपोनेंट होता है वो खा सकता हूँ। तो मैं उसे बोलूँगा कि उसको मत खाओ, अगर आपको ऑमलेट खाना है, अंडा खाना है तो खा सकते हैं, लेकिन एग व्हाइट को खाइए और एग योक वाला कंपोनेंट आपने कंज़्यूम नहीं करना है। और साथ में हरी पत्तेदार सब्जियों का जो सेवन है उसको इंक्रीज़ करना है, तो डाइटरी फाइबर का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देखो पहले तो हम तो इंडिया में वैसे ही देखिए मोस्टली लोग वेजिटेरियन हैं और वो सब्ज़ी वग़ैरह रिलेटिवली ज़्यादा खाते हैं, लेकिन आपने उस बिहेवियर को और ज़्यादा प्रमोट करना है और उनको ये भी बताना है कि हेवी वर्कआउट नहीं करना। क्योंकि मोस्ट पेशेंट्स को जैसे ही हार्ट डिज़ीज़ का पता चलता है, उनको लिपिड प्रोफ़ाइल डिरेंज्ड होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, तो वो सीधा एक्सरसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। उसे बोलना है कि भई जिम जॉइन नहीं करना, वर्कआउट नहीं करना। अगर वो वर्कआउट करेगा तो ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है ये टियर हो सकता है। ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में टियर हो सकता है और उसे एमआई भी हो सकता है, उसे हार्ट अटैक भी हो सकता है। इनफैक्ट ये इसको मैं डायग्राम से यहाँ पे समझाता हूँ तो इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी स्टडी करेंगे। जो मैं अब आपको बता रहा हूँ इसको आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ समझने का कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए ये हार्ट में एक कॉर्नरी आर्टरी है और इस कॉर्नरी आर्टरी में जैसे कि मैंने दिखाया था, नीचे तो फैट का डिपोज़िशन है, फैट का अमाउंट इंक्रीज़ होता जा रहा है, ऊपर इसके ऊपर एक फाइबरस कैप है और अभी तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ एक फाइबरस कैप बनाई है और साथ में मैंने नीचे फैट दिखाया है। अब जब ब्लड इस कॉर्नरी आर्टरी से प्रेशर से जाएगा तो हो सकता है कि इस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में टियर हो जाए। ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक फट जाए और जैसे ये फटेगा तो जो ब्लड वेसल की वॉल में कोलेजन होता है, वो एक्सपोज़ हो जाएगा। जैसे आप मॉर्निंग में शेव कर रहे हैं, आपका शेविंग रेज़र से कट लगा तो कोलेजन ब्लड वेसल में एक्सपोज़ हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे कह रहा हूँ कि जैसे ही एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में टियर होगा, तो कोलेजन का एक्सपोज़र हो जाता है और कोलेजन का एक्सपोज़र होते ही प्लेटलेट्स इस पे आके चिपक जाती हैं और प्लेटलेट प्लग बन जाता है और उसके बाद में यहाँ पर एक थ्रोम्बस या क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। देखिए इस पेशेंट में मैंने कोई 80% 90% ब्लॉकेज नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी ये पेशेंट की अगले कुछ मिनट में डेथ हो जाएगी। वो डेथ क्यों हुई, उसका मैंने रीज़न बताया कि ये पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज़ करनी इसने शुरू कर दी। तो जब ये जिम में वर्कआउट कर रहा था, पुशअप्स कर रहा था, सिट अप्स कर रहा था, तो इसका एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में टियर आ गया।
जैसे ही प्लाक में टियर आया, तो जो कोलेजन होता है ब्लड वेसल की वॉल में, वो कोलेजन का एक्सपोजर हो गया। और जैसे ही कोलेजन का एक्सपोजर हुआ तो प्लेटलेट्स इससे आके चिपक जाती हैं, तो प्लेटलेट प्लग बन गया। और इस प्लेटलेट प्लग की वजह से अल्टीमेटली एक क्लॉट की फॉर्मेशन हुई, एक थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हुई। और इस थ्रोम्बस की वजह से ये ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगी। अगर इसी ब्लड वेसल को मैं लैटरली दिखाऊं, अगर इसी ब्लड वेसल को मैं लैटरली दिखाऊं, तो मैंने दिखाया था कि इस कॉर्नरी आर्टरी में फैट का डिपोजिशन भी था और ऊपर उसके फाइब्रस कैप भी थी। और अभी अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि यहाँ पर एक थ्रोम्बस बनना शुरू हुआ, जो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगले कुछ मिनट के अंदर ये इस पूरी कॉर्नरी आर्टरी को ऑक्लूड कर देगा। और आगे की ब्लड सप्लाई जीरो होने की वजह से इसे हार्ट अटैक हो जाएगा, इसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाएगा। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिन लोगों को एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स होते हैं, उन पेशेंट्स को एमआई कभी भी हो सकता है। और इसको रोकने के लिए क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपने देखा कि ब्लॉकेज चाहे ना भी हो, ब्लॉकेज है फिर तो दिक्कत है ही है कि भाई अगर ब्लॉकेजेस है तो आपको बाईपास का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको एंजियोप्लास्टी में स्टेंटिंग करानी पड़ेगी। पर मुझे आपको ये सिखाना था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा ब्लॉकेज मिले उसके बाद में ही पेशेंट को कोई दिक्कत होने वाली है। मैंने तो कुछ ब्लॉकेज दिखाई ही नहीं है, तो एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक दिखाया जिसमें टियर हुआ और अल्टीमेटली थ्रोम्बस बन गया, क्लॉट बन गया और पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन डेवलप हो गया। तो 2 एमआई हमने अलग से डिस्कस किया हुआ है। मैंने इस एग्जांपल से आपको ये बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस कम या ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा से नुकसान होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस है ही बुरी बीमारी। एथेरोस्क्लेरोसिस इज़ अ वेरी बैड डिजीज़ टू हैव इन योर कॉर्नरी आर्टरीज़, कि इससे हार्ट अटैक या एमआई हो सकता है। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई कि हम पेशेंट में स्ट्रेट अवे हम बात कर रहे थे कि भई ग्रेडेड एक्सरसाइज करनी है, हेवी वर्कआउट नहीं करना है। एंड एट द सेम टाइम स्टैटिन्स जो दवाई हैं, वो रेगुलर बेसिस पे ली जाएँगी। हमें क्लाइंट को ये भी समझाना है, पेशेंट को समझाना है कि भाई स्ट्रेस रिडक्शन करें ऑफिस में भी। मतलब 10 घंटे 12 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस रिडक्शन एट वर्क, एट एट होम शुड बी डन। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या करना है। देखो, मेन इंटरवेंशन तो एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग की है या कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की, पर उसके लिए तो कार्डियोथोरेसिक सर्जन काम करेंगे या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट काम करेगा। तो आपका जो रोल है एज अ नर्सिंग ऑफिसर, एग्जाम तो निकालना है आपको, तो ऑब्वियसली आपको एबीसी के बारे में मालूम होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने एडवाइस क्या देना है। तो सिगरेट स्मोकिंग का आपने क्विटिंग के लिए समझाना है। लो कैलोरी डाइट, आपको फैट के या डाइटरी मॉडिफिकेशंस के बारे में बताना है। डेंजरस डाइटरी फैट, ट्रांस फैट्स के बारे में बताना है। और साथ में पेशेंट को काउंसिल करना है कि वो अगर ट्रिपल वेसल डिजीज है तो ऑपरेशन डिले ना करे। क्योंकि अगर वो ऑपरेशन डिले करेंगे, जो कि बहुत हमारे देश में कॉमन है, अभी होली है, अभी दिवाली है, दिवाली के बाद करा लेंगे, होली के बाद करा लेंगे, तो ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स जो है, ये तो देखो अगर ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हो भी, तो फ़र्क ही क्या पड़ता है ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। जो अगर मैंने यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ा भी दी, मैंने पूरी ब्लड वेसल को नैरो कर दिया, पॉइंट मेरा ये है कि अगर क्लॉट बन गया, अभी तो इससे पहले तो मैंने अभी क्लॉट की बात ही नहीं करी थी, तो इससे पहले तो मैं सिर्फ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक नैरोइंग दिखा रहा था। लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अगर ये क्लॉट बन गया, अगर ये थ्रोम्बस बन गया, तो फिर ये पेशेंट जो है इसकी कुछ मिनट के बाद में ही एक्सपायरी भी हो सकती है। तो आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल देखे होंगे कि 40 साल का इंडिविजुअल है, 50 साल का इंडिविजुअल है, अभी अभी एक्सरसाइज करनी शुरू करी है और वो जिम में ज़्यादा हैवी वर्कआउट उसने किया, उसके बाद वो कोलैप्स कर गया। तो इन सारे पेशेंट्स में क्यों ऐसा हुआ, आपके रिलेटिव्स भी आपसे पूछेंगे क्या हमारे देश में हार्ट डिजीज का इंसिडेंस बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। और क्यों उनकी डेथ हुई? तो इसलिए कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में टियर हुआ, कोलेजन का एक्सपोजर हुआ, प्लेटलेट्स उस पे चिपक गए और थ्रोम्बस फॉर्मेशन से हार्ट अटैक उसको हो गया। और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हार्ट अटैक में ना मिले, तो क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, तो कार्डियक मसल की डेथ हो जाएगी और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। और बहुत बार एरिथमियास हो जाते हैं, एरिथमिया की वजह से इन पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। क्योंकि हाइपरटेंशन एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में टियर एमआई हो सकता है। और हाइपरटेंशन तो कॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग भी है हाइपरटेंशन से, क्योंकि क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना भी होता है। तो हाइपरटेंशन का कंट्रोल ज़रूरी है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ कि जो कट ऑफ है हाइपरटेंशन के लिए, वो आप आंसर करेंगे सिस्टोलिक 130 से ऊपर और डायस्टोलिक 80 से ऊपर। इट इज़ 130/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी और मोर। बट जो ओल्डर गाइडलाइंस हैं जिनका नाम होता था जॉइंट नेशनल कमेटी 8 गाइडलाइंस, उनमें जो कट ऑफ रखा गया था वो था ऊपर वाला सिस्टोलिक 90 से ज़्यादा और डायस्टोलिक सिस्टोलिक 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा। तो अगर वो जॉइंट नेशनल कमेटी 8 वर्ड लिखता है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है या वो खुद ही बोल रहा है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस के हिसाब से हाइपरटेंशन का कट ऑफ कितना है, तो आपका आंसर होगा 130/80। हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर वो दवाई नहीं खाएंगे
तो उनमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हार्ट की डिमांड बढ़ जाती है और हार्ट की डिमांड बढ़ने से भी, क्योंकि डिमांड सप्लाई तो उतनी है पर डिमांड बढ़ गई, तो अगेन मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई हो गया। एंजाइना में मिसमैच हो रहा है, या तो डिमांड बढ़ रही है या सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई कम हो रही है क्योंकि नर्विंग हो गई, और डिमांड क्यों बढ़ रही है? हाइपरटेंशन की वजह से। दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन पेशेंट का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो 55 साल से कम उम्र पे हम जो दवाई शुरू करेंगे वो एसी इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि रैमिप्रेल या फिर लिसनोप्रेल हम अपने क्लाइंट में लिख सकते हैं। इनके साथ दिक्कत एक ही होती है कि भई ड्राई कफ इनका एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। तो लेट मी से, ये जो पर्सन है, ये एक या ये दिस पर्सन इज़ आल्सो लेट मी से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, या फिर ये इंडिविजुअल जो है ये किसी बड़ी कंपनी में जॉब करता है जहाँ पे इसको प्रेज़ेंटेशन देनी होती है, और क्योंकि इतने सारे क्लाइंट्स के सामने ये खाँस रहा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वापस आया कह रहा है कि सर ये एस इन्हिबिटर खाने के बाद में खाँसी रहती है। तो हम इसको एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दैट इज़ टेल्मिसर्टन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ए और ए को कभी कंबाइन नहीं करते। एस इन्हिबिटर को और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को कभी कंबाइन नहीं करते हैं, पर हम ए और ए को अलग-अलग दे सकते हैं। तो या तो रैमिप्रेल या फिर टेल्मिसर्टन चल रही होगी। दोनों को कंबाइन क्यों नहीं करते, उसका भी रीज़न है कि इन दोनों के साथ एक बिग साइड इफ़ेक्ट मिलता है हाइपरकालीमिया का। एस इन्हिबिटर्स भी हाइपरकालीमिया करते हैं, और इवन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर लाइक टेल्मिसर्टन भी क्योंकि हाइपरकालीमिया करते हैं। तो अगर हम 2-2 दवाइयाँ एक साथ ऐसी पेशेंट को दे देंगे जिसमें हाइपरकालीमिया का साइड इफ़ेक्ट होता है, तो पोटेशियम ज़्यादा बढ़ सकता है, जो कि हार्ट के रिदम को अफ़ेक्ट कर सकता है, हार्ट में एरिथमियाज़ हो सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए ए और ए को कंबाइन नहीं करते, ए और ए को ईदर ऑफ द टू देना होता है। अगर हमारे पेशेंट की जो एज है वो 55 या 55 से ज़्यादा है, तब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बार तो आपने देखा होगा फिज़िशियन जो है वो दोनों दवाइयाँ लिख रहे होंगे। एस इन्हिबिटर भी दे रहे होंगे, जैसे एक कार्डेस एएम आती है, तो कार्डेस एएम में तो रैमिप्रेल भी होता है और साथ में एम्लोडिपिन भी होता है। सो अगर 55 के ऊपर है तो हम पेशेंट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि एम्लोडिपिन को यूज़ कर सकते हैं। एम्लोडिपिन का फ़ायदा यही है कि ये लॉन्ग एक्टिंग होता है, जैसे क्लेविडिपिन दवाई होती है वो शॉर्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। एक फार्मा का कंसेप्ट बता रहा हूँ, जैसे कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि शॉर्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन-सा है, तो क्लेविडिपिन जो है, क्योंकि उसका एक्शन कुछ मिनट के लिए होता है तो मैंने लिखा शॉर्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज़ क्लेविडिपिन। लेकिन एम्लोडिपिन क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग होती है, तो उसको प्रेफ़र किया जाता है, और हम कई बारी कॉम्बिनेशन भी देते हैं कि ए भी देते हैं और सी भी देते हैं ताकि बेटर कंट्रोल हो जाए, कि अगर एक ही दवाई से कंट्रोल नहीं होगा, सपोज़ एस इन्हिबिटर चल रही है, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा तो सीसी भी ऐड कर दो। सपोज़ सीसी भी चल रही है और उससे बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप ए ऐड कर दो। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि ये दवाइयाँ कंबाइन करके दी जाएँ, और एज़ अ नर्सिंग अफ़सर आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब पिल काउंट। आजकल तो ऐप्स आती हैं जिसमें पेशेंट को हम बताएँगे कि जितनी बार आप दवाई जब भी खाओगे, तो आपने दवाई खा के ऐप में एंट्री कर देनी है कि आपने दवाई खाई है। तो अगर वो ऐप में एंट्री कर रहा है, तो आपके मोबाइल में ऐप्स कनेक्टेड होती है हेल्थ केयर वर्कर के साथ में, तो आपको पता है कि आपका ये पेशेंट ने आज हाइपरटेंशन की दवाई खा ली है, अदरवाइज़ यू कैन शेड्यूल अ कॉल टू द हाउस ऑफ द पेशेंट कि भई आपने ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाई है। ब्लड प्रेशर की दवाई सुबह उठते ही खा लेनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि बीपी यूजुअली सुबह के टाइम पे बढ़ता है। गाइज़ आपको मालूम होना चाहिए वेज़ोकंस्ट्रिक्शन इज़ मैक्सिमम इन द ह्यूमन बॉडी इन मॉर्निंग आवर्स। अगर ये हाइपरटेंशन की दवाई ना खाई जाए तो फिर हार्ट पे स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा। आपने देखा भी होगा कि हार्ट अटैक सुबह के टाइम पे ज़्यादा कॉमन होता है। होने को तो कभी भी हो सकता है, पर हार्ट अटैक यूजुअली सुबह को ज़्यादा कॉमन होता है, स्ट्रोक सुबह के टाइम पे ज़्यादा कॉमन होता है। तो ऐसा क्यों है? उसका रीज़न मैंने बताया, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन इज़ मैक्सिमम इन ह्यूमन बॉडी इन मॉर्निंग आवर्स। दैट इज़ द रीज़न व्हाई बीपी का दवाई शुड बी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। आपने ऐसा नहीं बोलना कभी भी खा लेना, आपने बोला सुबह उठते ही जब भी आप चाय-कॉफ़ी जब भी लेते हैं, ब्रश कर लिया आपने, उसके साथ में हाइपरटेंशन की दवाई खा लीजिए। कंप्लायंस इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि हाइपरटेंशन एथेरोस्क्लेरोटिक नर्विंग को वर्सन करता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताया था फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस वाज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स का मैनेजमेंट तो और भी इम्पॉर्टेंट है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे होते हैं, टाइप 1 आप जानते हैं बच्चों में होती है, वो बच्चे बड़े रिसेप्टिव होते हैं। चाइल्ड इज़ ऑलवेज़ ओपन टू सजेशंस। तो क्योंकि वो आईसीयू में रह के आ चुका है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से, तो आपकी सारी बातें सुनेगा। लेकिन टाइप 2 वाले जो एडल्ट्स होते हैं, वो आपकी कोई बातें नहीं सुनेंगे। आप जो भी बोलोगे उल्टा ही बोलेंगे कि नहीं जी हम तो नहीं कर रहे। अब टाइप 2 डायबिटीज़ वाले मरीज़ में जो सबसे कॉमन दवाई चलती है वो मेटफॉर्मिन होती है। तो मेटफॉर्मिन के साथ में आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि हम ग्लिपिज़ाइड देते थे,
सल्फोनाइलूरियाज़ देते थे, लेकिन अभी जो गाइडलाइंस है उसमें ये बोलता है कि अगर किसी डायबिटिक पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ प्रेज़ेंट है, जैसे उसको ऑलरेडी एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, उसको एमआई हो चुका है, या फिर उसकी कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस आ रही हैं एंजियोग्राफी की रिपोर्ट में, या कॉर्नरी सीटी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट में बोलता है कि मेटफॉर्मिन के साथ में आपको एक दवाई और देनी है। वो दवाई क्यों देनी है? क्योंकि वो फ्यूचर हार्ट डिजीज़ को वर्सन करने को प्रिवेंट करेगी। तो यहाँ पर जो दवाई हम दे सकते हैं उसका नाम होगा GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट। मैं अभी फुल फॉर्म भी लिखूंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये सिखाना था कि पहले हम क्या दवाइयाँ लिखते थे। हम लिखते थे मेटफॉर्मिन प्लस ग्लिपिजाइड। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी आप देखोगे कि जो पेशेंट्स हमारे खा रहे होते हैं दवाई, उसमें मेटफॉर्मिन और ग्लिपिजाइड जो कि सल्फोनाइलूरिया होती है, ये चल रही होती है। लेकिन अभी वो बोलता है कि मेटफॉर्मिन तो चलेगी, लेकिन वो सल्फोनाइलूरिया की जगह पे बोलता है कि अगर हार्ट डिजीज़ का रिस्क है, अगर एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर एएस मतलब एथेरोस्क्लेरोटिक, सीवीडी मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क है, तो हम GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट यूज़ करेंगे, दैट इज़ ग्लूकागॉन लिंक्ड पेप्टाइड। मतलब ये दवाई जो अगर पेशेंट को खिलाई जाएगी तो ये इंसुलिन का रिलीज बढ़ा देगी बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास से। ग्लूकोज लिंक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगनिस्ट, हमें ये दवाई असर कैसे करती है कि ये इंसुलिन का जो लेवल है उसको ब्लड में इंक्रीज कर देती है, और अगर इंसुलिन बढ़ जाएगा तो शुगर मसल के अंदर जा पाएगी। जो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ और वो हार्ट डिजीज़ के प्रेवलेंस को कम करती है, उसका नाम है सीमाग्लूटाइड। तो आपको ये दवाई का नाम याद रखना है कि मेटफॉर्मिन के साथ में हम सीमाग्लूटाइड दे रहे होते हैं। सेमाग्लूटाइड की एक गोली एज ऑफ टुडे 300 रुपए की है। तो ऑब्वियस बात है कि बहुत सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि अफोर्डेबिलिटी का रिस्क रहे, तो फिर इसकी जगह पे वो बोलता है और एक और दवाई स्टार्ट करी जा सकती है। तो एक और दवाई जो कि एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर रिस्क को कम करने में काम आती है, उसका नाम होता है SGLT2 इनहिबिटर। ये SGLT2 इनहिबिटर में जो दवाई है उसका नाम है एम्पैगलीफ्लोजिन। तो आज के लिए तो हो सकता है कि ये नाम आपको थोड़े से मुश्किल लगे, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको ऐसे ही आपको नोट्स से देख के मत छोड़ देना। इनके नाम आप अपनी हैंडराइटिंग से अपने अपने खुद से अपनी कॉपी में नोट करना, ताकि आप ये दवाइयों को याद रख पाओ। आज आपको मैंने ये सिखाया कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में शुगर कंट्रोल करने के लिए तो मेटफॉर्मिन है, लेकिन हार्ट अटैक का रिस्क कम करने के लिए, रिमेंबर मैंने बताया था डायबिटीज़ वाले में सडन डेथ हो सकती है, साइलेंट एमआई हो सकता है। तो हमने देखा कि क्योंकि साइलेंट एमआई तो फिर भी हो रहा था, डायबिटीज़ तो हमने कंट्रोल कर ली थी, लेकिन साइलेंट एमआई तो फिर भी हो रहा था। तो वो साइलेंट एमआई का रिस्क कम करने के लिए हम क्या-क्या दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं? 2 दवाइयाँ। एक दवाई का नाम है सीमाग्लोटाइड, दूसरे का नाम है एम्पैगलीफ्लोजिन। फिर से याद करा रहा हूँ, अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट में ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है या आगे होने की संभावना है, क्योंकि उसकी कॉर्नरी आर्टरीज में डबल वेसल ट्रिपल वेसल डिजीज है, तो उनमें हम स्टेंटिंग तो करवाएंगे, बाईपास ग्राफ्टिंग तो कराएंगे, लेकिन उनको एक और एक्स्ट्रा दवाई स्टार्ट करी जाएगी। वो दवाई का नाम क्या होगा? सीमाग्लूटाइड और एम्पैगलीफ्लोजिन। तो आपने कंप्लायंस तो समझाना ही है एज अ नर्सिंग ऑफिसर, लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम में ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स पूछ सकता है कि भाई क्या क्या दवाइयाँ कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी को कम करती हैं। इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो ओनली सेकेंड स्लाइड में मैंने बोल दिया था डायबिटीज में कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। अब वो बोलेगा कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी कम करने वाली दवाइयाँ कौन कौन सी। CV मोर्टेलिटी मतलब कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी lowering drugs are two that have been taught to you. The names of the drugs are semaglutide, which is a GLP-1 receptor agonist. The second one is SGLT2 inhibitor, जिसका नाम है empagliflozin. So ये medicines की compliance has to be improved, plus मैंने reason बताया कि इनको क्यों देते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के मरीज हैं, उन्हें नाइट्रेट्स के बारे में समझाया जाएगा। नाइट्रेट्स क्या करते हैं? वो कॉर्नरी आर्टरीज को डायलेट कर देते हैं, और कॉर्नरी आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी, तो उससे हार्ट में जो हाइपोक्सिया है वो कम हो जाएगा, जो ऑक्सीजन की कमी है वो कम हो जाएगी। अब नाइट्रेट्स दो होते हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग होता है, एक लॉन्ग एक्टिंग होता है। शॉर्ट एक्टिंग होता है सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको जुबान के नीचे रखना है, या इसका बक्कल स्प्रे भी आता है। ये पेशेंट को बताना है कि ये हमेशा आपके पास में, आपके बैकपैक में, आपकी गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट में, आपकी बाइक में, आपके बैकपैक में रहना चाहिए, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तब इसको यूज़ किया जाए। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन इज़ फॉर इमरजेंसी यूज़ इन सिनेरियो ऑफ एक्यूट ऑनसेट सेंट्रल चेस्ट पेन। प्लीज़ रिमेंबर कि सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो दोबारा चेस्ट पेन ना हो, उसको प्रिवेंशन के लिए नहीं है, वो इमरजेंसी यूज़ के लिए है कि सपोज़ ये गाड़ी चला रहा है,
तो गाड़ी चलाते-चलाते इसको छाती में हैवीनेस हुई, इसको चेस्ट पेन हो गया, तो हम इसको बोलेंगे कि गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट में आप ये दवाई रखिए, आप ये 2 पफ ले लीजिए, मैक्सिमम 3 लेने होते हैं। तो आप अगर 1 पफ लिया, नहीं आराम आया, सेकंड पफ ले लीजिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए रखना है। उसके साथ में इसको जो दूसरी दवाई लिखी जाएगी कार्डियोलॉजिस्ट से, वो होगी आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ये लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट होती है। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट को डेली लेना होता है। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट जो है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, उसके लिए मैं एक तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दवाई है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, इसको क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है ताकि हम कॉर्नरी आर्टरीज डायलेट कर पाएँ और खासकर जो पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना होता है, जो खाना खाने के बाद छाती में दर्द है, उसकी सिवियरिटी को, उसके एपिसोड्स को हम लेस कर पाएँ। तो शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट तो इमरजेंसी यूज़ के लिए है, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट जो है, वो पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना को लिए यूज़ करी जाती है। दूसरा, आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्रेट के साथ में क्योंकि टॉलरेंस आ जाती है, तो टॉलरेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए यहाँ पे एक्सेंट्रिक डोसेजिंग यूज़ करते हैं। एक्सेंट्रिक डोसेजिंग का मतलब है कि नॉर्मली हम पेशेंट को बोलते हैं सुबह 8 बजे दवाई खानी है, रात को 8 बजे दवाई खानी है। यहाँ पे हम बोलेंगे जैसे शाम को 5 बजे दवाई खानी है। तो ये एक्सेंट्रिक डोसेजिंग का कांसेप्ट क्या है कि आप जो टाइम उसको बताओगे, वो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे हम दवाई लिखते हैं। ये बोलते हैं भई शाम को 5 बजे खाना। तो वो थोड़ा एटिपिकल सा एस्पेक्ट है कि भई पेशेंट या तो सुबह-सुबह दवाई खाता है ब्रेकफ़ास्ट के बाद में, या फिर डिनर के रिलेटेड टाइम दवाई खा रहा होता है, पर यहाँ पे आपने शाम के चाय के टाइम पे 5 पीएम पे दवाई लिख दी। तो ये देखा गया है कि इस एक्सेंट्रिक डोसेजिंग से टॉलरेंस होने के चांसेस रिलेटिवली लेस हो जाते हैं, वरना नाइट्रेट्स अगर दिए जाएँ तो धीरे-धीरे उनका असर होना कम हो जाता है। यहाँ पे मैं एक और दवाई बताना चाहूँगा जो टॉलरेंस करती है, दैट इज़ साल्बुटामोल। अस्थमा में अब देखना, जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि साल्बुटामोल को रेगुलरली अगर यूज़ किया जाए ना, उसका असर बंद हो जाता है। क्योंकि असर बंद हो जाता है तभी तो आजकल हम फॉर्मेट्रॉल या और भी उससे बेटर दवाइयाँ अवेलेबल है, इंडाकैट्रॉल, आगे आगे पढ़ाऊँगा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में। मतलब साल्बुटामोल के ऊपर हम दवाइयाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं जब साल्बुटामोल इतनी अच्छी दवाई है, क्योंकि उससे टॉलरेंस हो जाती है। फिलहाल आप 2 दवाइयाँ जानते हैं जिससे टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस मतलब दवाई का असर आना ही बंद हो जाता है, दैट इज़ नाइट्रेट्स, एंड सेकंड मेडिसिन दैट कैन कॉज़ टॉलरेंस इज़ साल्बुटामोल। और इस टॉलरेंस के चांस को कम करने के लिए हम एक्सेंट्रिक डोसेजिंग यूज़ करते हैं, एक्सेंट्रिक आवर डोसेजिंग, जैसे शाम को 5 बजे दवाई लेने के लिए बोल रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम ये दवाई करेगी क्या? ये पोस्टप्रेंडियल एंजाइना का जो एपिसोड है, उसको भी लेस करेगी। एक और दवाई या एक और एस्पेक्ट जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, वो खासकर सेक्सुअली एक्टिव मेल्स के लिए है कि वियाग्रा। आप जानते हैं कि वियाग्रा जो दवाई है उसमें सिल्डेनाफिल होता है, और ये दवाई इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ करी जाती है। आपको ये पेशेंट को ज़रूर समझाना है कि नाइट्रेट्स जब वो खा रहा है, तो फिर उसे ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवाई नहीं खानी है, बिकॉज़ ये दोनों दवाइयाँ वेज़ोडाइलेटर होती हैं। अगर सिल्डेनाफिल भी खाएगा और नाइट्रेट्स भी खाएगा तो उसका बीपी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे हाइपोटेंशन हो सकती है। सिल्डेनाफिल एंड नाइट्रेट्स नेवर गो टुगेदर। मैंने यहाँ लिखा है वियाग्रा और नाइट्रेट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ट्रबलसम एस्पेक्ट है, क्योंकि दोनों दवाइयाँ वेज़ोडाइलेटर होती हैं। जेनिटल्स का ब्लड सप्लाई बढ़ा देंगी, उसका जो इरेक्शन का प्रॉब्लम है वो तो ठीक हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर एक ओल्ड मैन में जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, साथ में उसने नाइट्रेट्स भी चल रहे थे और ये दोनों कंबाइन हो गए, तो इसकी वजह से उसे डेंजरस हाइपोटेंशन हो सकती है, उसको सिंकोप डेवलप हो सकता है। सो अगेन, it's a very important role that you as a nursing officer will be playing, that you have to talk to the patient and explain to the patient that मतलब हो सकता है कि it's a male patient and आप comfortable ना feel करें, तो then obviously you can speak to the wife of the person and explain that nitrates and sildenafil, they do not go together because they could be a possibility of hypotension and syncope in a patient। और आप जानते हैं कि जो सेक्सुअल हेल्थ के इश्यूज हैं वो हमारे देश में लोग इतना कॉमनली डिस्कस नहीं करना चाहते, तो बहुत बार तो हमें मालूम ही नहीं होता कि पेशेंट वियाग्रा ले रहा होता है, और सडनली वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसको सिंकोप हो जाएगा और हमें लगेगा हमारी दवाइयों की वजह से ऐसा हो गया। नहीं, वो दवाइयों की वजह से नहीं हुआ, वो इंटरेक्शन बिटवीन द मेडिसिन के साथ में हुआ। और अब मैं जो नेक्स्ट बोलूँगा वो तो इस पूरे डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, दैट व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। क्योंकि हमने काफ़ी सारी दवाइयों की बात करी है, तो अगर वो एक सिलेक्ट करने के लिए बोलता है तो नाइट्रेट्स मत आंसर करके आना। नाइट्रेट्स सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए हैं। अगर बोलता है व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो मैंने बता ही दिया, ए या बी होता है। या तो हम एंजियोप्लास्टी स्टंटिंग करते हैं या बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं, पर ड्रग ऑफ चॉइस है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर क्यों देने हैं? क्योंकि हार्ट की ऑक्सीजन कंजम्पशन को कम करते हैं।
और अगर हार्ट की ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाएगी तो फ्यूल का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। भाई दिक्कत तो यही थी ना, सप्लाई की कमी थी। तो अगर सप्लाई की कमी कम हो गई तो आप क्या करो, आप हार्ट रेट को कम कर दो। मशीन अगर धीरे चलेगी तो फ्यूल का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। तो बेटर यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज वाली बात हो रही है कि सप्लाई क्योंकि कम है तो आप मशीन के चलने की जो रेट है उसको भी रिलेटिवली लेस कर दो। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना इज मेटोप्रोलोल स्लैश कार्वेडेलॉल। जो पुराने एमसीक्यूज होते थे उनमें मेटोप्रोलोल लिखा होता था, अभी हम कार्वेडेलॉल यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी बीटा ब्लॉकर को यूज किया जा सकता है। एंड इसके सिवा हम अपने पेशेंट में ये भी बताएंगे कि आपको डेली एस्पिरिन की टैबलेट खानी है। लो डोज एंटीरिक कोटेड एस्पिरिन की जो गोली होती है ना, वो आप देखना, एक तो प्लेन व्हाइट कलर की आती है, एक ऑरेंज कलर की आती है। आपने हमेशा ऑरेंज कलर की जो एंटीरिक कोटेड एस्पिरिन होती है वो एडवाइस करनी है, क्योंकि प्लेन एस्पिरिन से फिर पेप्टिक अल्सर होने का, क्योंकि एस्पिरिन जो होती है गैस्ट्राइटिस करती है, पेप्टिक अल्सर करती है। तो लो डोज एंटीरिक कोटेड एस्पिरिन जो 75 मिलीग्राम वाली एस्पिरिन की गोली होती है वो हमें अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है। तो मैं जस्ट यहाँ पे दवाइयों का नाम लिख देता हूँ जो कि क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स को रेगुलरली खानी होती है। उन्हें एक तो 75 मिलीग्राम टैबलेट ऑफ एस्पिरिन खानी है। उसके अलावा उनको स्टैटिन्स लेने हैं। स्टैटिन हो गया, जैसे कि जो सबसे कॉमन स्टैटिन प्रिस्क्राइब किया जाता है वो अटोरवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन होगा। और ये क्या करेगा कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है उसको कम करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा इमरजेंसी यूज़ के लिए हम उसको बताएंगे कि अपने पास हमेशा आप सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरिन रखिए, बक्कल स्प्रे रखिए। उसके अलावा इसे लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स दैट इज आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट को यूज़ किया जाएगा। आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट से मैंने बताया था कि रेगुलर यूसेज से टॉलरेंस आ जाती है, इसलिए उसके लिए रिकमेंडेड है एक्सेंट्रिक आवर डोजेजिंग। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर दैट इज मेटोप्रोलोल विच इज, क्योंकि चीप है, सबसे लॉन्गेस्ट यूज्ड है, तो मैंने मेटोप्रोलोल के बारे में लिखा है। बाकी हम कार्बेडोल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट में आती हैं। क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट होता है क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना का? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना विल इंक्लूड एस्पिरिन, स्टैटिन्स, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, जिससे हम इन पेशेंट्स में बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। प्लस हाइपरटेंशन कंट्रोल तो करना ही करना है। हाइपरटेंशन के लिए जो दवाइयाँ बताई हैं वो या तो एस इनहिबिटर होगी या फिर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लिख रहे होंगे। और अगर वो डायबिटिक का है तो फिर डायबिटिक वाले सिनारियो में तो मैंने एक्सप्लेन किया ही था कि डायबिटीज़ वाले मरीज़ में मेटफॉर्मिन तो चलनी ही चलनी है, लेकिन मेटफॉर्मिन के साथ साथ में दूसरी जो दवाई चलती है उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, तो बहुत बार लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सीमाग्लूटाइड। तो फिर आप उससे थोड़ी सी ज़्यादा चीपर वाली लिख सकते हो, दैट इज़ एम्पैगलीफ्लोज़िन, लेकिन कैटेगरी चेंज हो जाती है। एम्पैगलीफ्लोज़िन वुड बी SGLT2 इनहिबिटर। इसको मैंने बॉक्स के बाहर लिखा क्योंकि सारे पेशेंट तो डायबिटिक नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, डायबिटीज़ के बारे में हम अलग से भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ये जो भी एस्पेक्ट्स मैंने बताए इसको मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। एक और टेक्निकल एस्पेक्ट जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, अगेन एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट है, कि वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू बीटा ब्लॉकर पूछना बहुत पसंद करता है। इससे आपके फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस भी होंगे। मेरा सजेशन यही है कि एक बार फार्मा आपने लगा ली, मेडिसिन MSN का कंपोनेंट पढ़ेंगे आप, तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर्स की कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है उसको अगेन हम ABC से याद करते हैं कि भाई ए से तो आसान ही है, खैर एस्थमा, क्योंकि अगर आप बीटा 2 एगनिस्ट दे रहे हैं, बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, तो सल्बूटामोल जो है वो तो असर कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो चाहे कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ही क्यों ना हो, चाहे वो मेटोप्रोलोल ही क्यों ना हो, वो फिर भी वो बीटा 2 के असर को भी रोकेगा, जिसकी वजह से सल्बूटामोल का असर नहीं आएगा या एस्थमाटिक को अटैक सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो एस्थमा वालों में और COPD वालों में हम बीटा ब्लॉकर नहीं देते। देयरफॉर एस्थमा और COPD के सिवा जो नॉर्थ साइड में आपसे पूछा जाएगा वो होगा एक्यूट डीकॉम्पेंसेटेड कंजस्टिव हार्ट फेलियर। देखिए, अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेलियर हो गया और बीटा ब्लॉकर दिए जाएं तो उससे क्या होगा कि जो ब्रेक्स आपने लगा दिए, भाई B से बीटा ब्लॉकर, B से आपने ब्रेक लगा दिए, तो पल्मरी एडीमा और ज़्यादा वर्सन हो जाएगा, क्योंकि जब हार्ट काम नहीं कर रहा है तो पेशेंट के एल्वोलाई में पानी भर जाता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर उस टाइप पे हम ब्रेक्स लगा देंगे तो हार्ट जो तेज़ी से काम करके पल्मरी एडीमा को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है वो क्लियरेंस नहीं हो पाएगा। तो ए से एक्यूट डीकॉम्पेंसेटेड कंजस्टिव हार्ट फेलियर, या फिर वो लिख सकता है एक्यूट पल्मरी एडीमा। मैं दोनों टर्म्स लिख रहा हूँ, या तो एक्यूट डीकॉम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर या एक्यूट पल्मरी एडीमा। क्यों? अगर पल्मरी एडीमा लिखेगा ना तब भी अंदाज़ा लग जाता है कि यार अगर लंग्स में पानी भर रहा है, एल्वोलाई में पानी भर रहा है, अब ब्रेक लगा दोगे तो वो पल्मरी एडीमा क्लियर नहीं हो पाएगा।
तो देयरफॉर एक्यूट पल्मोनरी एडीमा इज स्टिल समथिंग विच मुझे लगता है कि मोस्ट स्टूडेंट्स इजीली पिकअप कर लेंगे। लेकिन एक्यूट डीकॉम्पेंसेटेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो वर्ड है, वहाँ पर आपको याद रखना है एडीएचएफ लिखा होगा। एडीएचएफ दैट इज एक्यूट डीकॉम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर यूसेज इन अ बीटा ब्लॉकर। आई मीन दैट्स अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर बीटा ब्लॉकर। एंड देन बी से हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया। भाई बीटा ब्लॉकर से हार्ट रेट कम होता है। अगर किसी का हार्ट रेट पहले से ही कम है तो उसे तो मैं नहीं दे सकता। जैसे कि आगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है और ईसीजी में मैंने हार्ट ब्लॉक्स के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो अगर किसी पेशेंट को 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है, उसका हार्ट रेट है ही 40, तो 40 वाले पे अगर मैं बीटा ब्लॉकर दे दूंगा तो उसका तो हार्ट रेट और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, उससे तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो देयरफॉर ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो आपको याद करनी है बीटा ब्लॉकर्स के लिए। लास्ट जो मेंशन कर रहा हूँ उसका नाम है पैड, दैट इज पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज। अभी के लिए देखिए आसान वाले पहले पढ़ लेते हैं। ए से अस्थमा, बी से ब्रेडिकार्डिया, सी से सीओपीडी, और उसके अलावा एक्स्ट्रा याद करना है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर यूसेज ऑफ बेटा ब्लॉकर्स। एंड प्लस मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट आपको बताया, और मेन ट्रीटमेंट है एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग, या फिर ट्रिपल वेसल डिजीज हो तो कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सबसे पहला तो कि जो एक्यूट अटैक है उसको मैनेज करना। जो उसको चेस्ट पेन हो रहा है उसके लिए हम उसको सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दे देंगे। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन मैं अगली स्लाइड पे भी हाईलाइट कर लेता हूँ उसको। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो इमरजेंसी यूज के लिए, ये जस्ट एक क्विक समरी है, यहाँ पर आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन इज ऑलवेज फॉर इमरजेंसी यूसेज इन पेशेंट्स ऑफ क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ये सिर्फ इमरजेंसी रेस्क्यू मैकेनिज्म है। ऐसा दोबारा ना हो उसको रोकने के लिए, चेस्ट पेन को रोकने के लिए बीटा ब्लॉकर्स का रेगुलर इनटेक रिक्वायर्ड है। सो एक मैंने बोला कि रिलीफ ऑफ एक्यूट सिम्टम्स इज वन ऑफ माय ऑब्जेक्टिव, कि अगर उसको रिलीफ ऑफ एक्यूट एपिसोड हो रहा है चेस्ट पेन का, तो जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, हमने केस डिस्कस किया था, या फिर पेशेंट जो था वो जिम में वर्कआउट कर रहा था, उससे सडनली चेस्ट पेन हो गया, तो उसके बैकपैक में अगर सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन अवेलेबल है तो ईजी हो जाएगा, वरना हॉस्पिटल में लाके तुम ऑब्वियसली इसको मैनेज कर ही सकते हैं। सेकेंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट वुड बी टू इम्प्रूव द ऑक्सीजन डिलीवरी इन द हार्ट, मतलब जो करेक्शन ऑफ हाइपोक्सिया इन द हार्ट है, और उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर्स को इस्तेमाल करेंगे। सबसे कॉमनली यूज बीटा ब्लॉकर है मेटोपरलॉल। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, सबसे लॉन्गेस्ट यूज करा गया हुआ है। दो कुछ लोग आजकल कार्बिडोलॉल को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो हाइपरटेंशन को भी मैनेज करता है। कार्बिडोलॉल ना साथ में अल्फा ब्लॉकर भी है, तो वो हाइपरटेंशन कंट्रोल करने में मदद कर देगा। और साथ में एक और हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर चांसेस ऑफ एमआई, क्योंकि इनका एथरोस्क्लेरोटिक प्लाक में टीयर हो सकता है, और इस वजह से एमआई होने के लिए या उसको रोकने के लिए हम इन पेशेंट्स में एस्पिरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई रिपीट दैट अगेन। एक्यूट एपिसोड और चेस्ट पेन के लिए तो नाइट्रोग्लिसरीन लिखा था। करेक्शन ऑफ मिसमैच के लिए हमने इसको बीटा ब्लॉकर दैट इज मेटोपरलॉल दिया था। और फ्यूचर रिस्क ऑफ एमआई को मिनिमाइज करने के लिए हम ये सब कर ही रहे हैं, एंजियोप्लास्टी भी करा रहे हैं, बाईपास ग्राफ्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट को साथ में लो डोज एस्पिरिन खाने के लिए बोल रहे हैं। जब भी लो डोज एस्पिरिन हमारे पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी जाएगी तो आपने हमेशा उसको बताना है कि स्टूल का कलर वॉच फॉर करना है, क्योंकि कई बार इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ब्लैक कलर का स्टूल आता है जिसे मलिना बोलते हैं, मतलब अगर उसको काले रंग का स्टूल आ रहा है मतलब उसको इंटरनल जीआई ब्लीडिंग हो रही है। तो दैट इज ऑलवेज टू बी केप्ट अ वॉच फॉर। सो लो डोज एस्पिरिन वेन एवर इज प्रिस्क्राइब्ड, always tell the patient to inform whether there is any passage of black colored stool. The big side effect of low dose aspirin can be कि वो internally पेप्टिक अल्सर कॉज करा के उससे ब्लीडिंग होती रहेगी। तो इतनी ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी कि खून की उल्टी हो जाए, इट्स नॉट हिमेटिमिसिस, लेकिन हाँ इंटरनल ब्लीडिंग से उसका जो स्टूल का कलर है, क्योंकि ब्लड जो है वो इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, तो हेमोग्लोबिन से एसिड हेमाटिन बन जाएगा और ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का होगा। तो जो स्टूल का कलर है वो जेट ब्लैक होगा, दैट इज मलिना। मलिना मतलब ब्लैक कलर स्टूल being passed by a patient, which is a big side effect with respect to aspirin. तो ये ऑब्जेक्टिव है जो आप जब टॉपिक पढ़ोगे इवन फ्रॉम सॉन्डर्स, तो उसने ये मेंशन किया हुआ है कि भाई आप ये सब कुछ कर क्यों रहे हो या ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है। ये तीन हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है कि रिलीफ ऑफ एक्यूट एपिसोड्स ऑफ चेस्ट पेन, करेक्शन ऑफ मिसमैच बाय यूजिंग बीटा ब्लॉकर, एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। So these are the aspects that I would like you to understand for topic of chronic stable angina.
एंड मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को आप 2x पे एक बार फटाफट से आगे दोबारा से सुन लें, ताकि आप इन सारे फैक्ट्स को याद कर सकें। काफ़ी सारी दवाइयों की मैंने बात करी है, अप्रोचेज़ की मैंने बात करी है, और उसके बाद में आप जब एंजाइना पार्ट 2 वाले वीडियो में जाएँगे, तो वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है प्रिंज मेटल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। तो डिफरेंसेस वहाँ पर एक्सप्लेन हुए हुए हैं, ताकि आप क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उसको सॉल्व कर पाएँ। तो आई नो दैट दिस डिस्कशन टूक अ व्हाइल, बट आई अश्योर यू द फैक्ट कि अगर आप इसको ध्यान से सुन लेते हैं, दोबारा से ये फैक्ट्स को सीख लेते हैं, तो आप मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो काम करने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा, एंड ऑब्वियसली आप एग्ज़ाम को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएँगे। भई एग्ज़ाम निकालना तो भई यार देखो, निकाल निकाल तो सभी लेते हैं। लेकिन आप कोई आदमी निकाले बहुत लेट और कोई आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ले, तो क्योंकि करियर आपका जल्दी स्टार्ट हो जाता है, तो उसका तो मज़ा ही अलग होता है। उसका जो मतलब खुद को जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग अर्ली इज़ समथिंग बियॉन्ड वर्ड्स दैट आई कैन से एट द मोमेंट। सो यस गाइस, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, नए-नए फैक्ट सीखते रहिए, एंड इन वीडियो लेक्चर्स को आगे और कंटिन्यू करिए। कीप गोइंग ऑन रेगुलर बेसिस, and you would do great in your future exams also. So that's my advice at the moment. Before you move on to angina part 2, listen to angina part 1 once again.